Hello everyone, this is your educator and mentor Swati Chawla. I welcome all of you on this YouTube channel. So in this video, we will discuss last unit for CBSE Class 12 Informatics Practices, that is Societal Impact. और बिल्कुल सही पढ़ा आप लोगों ने, थंबनेल में वन शॉट वीडियो होने वाली है। ये सारे के सारे टॉपिक्स जो आप लोगों के करिकुलम में मेंशन है, इसी एक सिंगल वीडियो में हम सारे के सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे एंड आई विल ऐड द टाइम स्टैम्प ऑल्सो। आप अगर हमारी जो प्लेलिस्ट है सीबीएसई क्लास 12 आईपी की, तो आप देखोगे हर एक जितने भी चैप्टर्स की वीडियो, हर एक टॉपिक्स की मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प ऐड करके, सो दैट यू विल फाइंड इट ईजी कि आपको जो टॉपिक समझना है, जो टॉपिक देखना है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो, राइट। और ये जो हमारे नोट्स हैं, ये सारे के सारे आप इनको कैसे एक्सेस कर सकते हो, इसका जो लिंक है वो भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज वीडियो। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कम ऑन स्टूडेंट्स, किस चीज़ का वेट करो, फटाफट से सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल द अपकमिंग वीडियोस। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज डिजिटल फुटप्रिंट। ठीक है, अब देखो, अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो मैं एज्यूम कर सकती हूँ कि डिजिटल वर्ड का मतलब आपको पता है। ठीक है, डिजिटल वर्ड जो हमारा है ये इंटरनेट का, और आप कह सकते हो फुटप्रिंट भी आपने सुन रखा है। क्या होता है फुटप्रिंट? पैरों की निशान, राइट। तो ये वर्ड भी आपने सुन रखा है। अब बेसिकली डिजिटल फुटप्रिंट क्या होगा? दिस, ये आपका डिजिटल फुटप्रिंट है। अब ऐसा नहीं है कि कहीं आप सोचो मैंने पैर के पे एक टैटू लगा दिया पीछे जिसमें ये सारे लोगोस हैं, आप चलते जा रहे हो और पैरों पे ये निशान हमारे छपते जा रहे हैं ना। ठीक है, डिजिटल फुटप्रिंट क्या है कि आप डिजिटल वर्ल्ड में कुछ भी सर्च कर रहे हो, कुछ भी एक्सेस कर रहे हो, वो सारे के सारे निशान, पैरों की छाप, वो आप छोड़ करके जाते हो। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखो, धीरे धीरे और क्लियर होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि आप ज़्यादा इंटेलिजेंट बनने की अगर कोशिश करो, आपको लोगों को लगता है आपने हिस्ट्री डिलीट कर दी, ठीक है, तो अब आपके जो भी आपने सर्च किया कुछ एक्सेस मीन्स और कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता, बट यू आर रॉन्ग एट दिस पॉइंट। कहीं ना कहीं वो आपके स्टोर रहेंगे। सो नाउ से दिस, डिजिटल फुटप्रिंट इज द ट्रेल ऑफ डेटा। ट्रेल मीन्स डेटा की निशान। We leave behind when we visit any website. जब भी आप किसी भी वेबसाइट पर विजिट करोगे तो पीछे पीछे आप वो निशान छोड़ते जाओगे कि आपने कौन सा प्रोडक्ट सर्च किया है, क्या एक्सेस किया है, राइट। और या कोई भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल कहीं पर भी विजिट कर रहे हो, ठीक है, आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, वहाँ पर भी आप देखोगे कि आप अपने फुटप्रिंट्स छोड़ते जाते हो। Our digital footprint can be created with and used with or without our knowledge. Means आपका जो डिजिटल फुटप्रिंट, आप कोई भी काम कर रहे हो, पैरों वो निशान छोड़ रहे हैं, ठीक है। पैरों के निशान से मतलब एग्जैक्ट फुटप्रिंट नहीं, मीन्स जो आप सर्च कर रहे हो उसकी डिटेल, वो हिस्ट्री, इसको हम फुटप्रिंट कह रहे हैं, राइट। सो अब ये जो फुटप्रिंट है डिजिटल वर्ल्ड में, ये विद योर नॉलेज भी हो सकते हैं, विद योर कंसेंट, प्लस विदाउट योर नॉलेज भी हो सकते हैं। व्हाट डज दिस मीन? कि एक तो आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, आपको वो कह रहे हैं कि ये हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे, ये जो भी आप एक्सेस कर, आपको पता है कि हाँ ये आपका जो भी सर्च कर रहे हो, सर्फ कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो, सब स्टोर रहेगा। दैट इज विद योर नॉलेज। विदाउट योर नॉलेज भी ये चीज हो सकती है। इट इंक्लूड्स जो आप वेबसाइट जो विजिट करते हो, किसी को ईमेल सेंड करते हो, कोई ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करते हो, तो आपका क्या क्या चला जाता है, कंप्यूटर का आईपी एड्रेस, उसकी लोकेशन और आपकी डिवाइस की जो डिटेल्स है वो सारी की सारी साथ में चली जाती है। Thus it is good to be aware of data trail we might be leaving behind. तो आपको इसके बारे में क्या होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। अब देखो, अब जैसे आप लोग क्या करते हो कि कहीं पर आपने फोटो पोस्ट करी किसी भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर, आपने उसको डिलीट कर दिया, ठीक है, तो आपको तो लगता है कि वो डिलीट हो गई, बट क्या वो एक्चुअल में फोटो सभी जगह से डिलीट हुई? नो, कहीं ना कहीं तो वो रही ना, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, ठीक है, वहाँ पर ऑप्शन आता है डिलीट फॉर मी, डिलीट फॉर एवरीवन। आपको लगता है कि आपने डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया तो दैट मीन्स वो मैसेज दोनों तरफ से डिलीट होगा, सभी जगह से डिलीट होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इवन अगर आप देखो तो आई थिंक अंडू का भी ऑप्शन आता है कि अगर आपने डिलीट नहीं करना वापस से रिट्रैक्ट हो जाता है, राइट। सो व्हाट डज दिस मीन कि कहीं ना कहीं तो वो सर्वर पर स्टोर है, तभी आप डिलीटेड मैसेज को रिकवर कर रहे हो,
राइट। आपने देखा होगा कि अगर आप सोचते हो कि मैं शिफ्ट L प्रेस कर दूं, फाइल रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर दूं, तो आपकी फाइल परमानेंटली डिलीट हो रही है। बट फिर आपने दूसरी साइड पर सॉफ्टवेयर भी देखे होंगे कि हाउ टू रिकवर डिलीटेड फाइल फ्रॉम रिसाइकल बिन, राइट। सो दैट मीन्स कि कहीं ना डिलीट अगर आप वर्ड यूज कर रहे हो ना, ऐसा नहीं है कि वो हर जगह से सब कुछ डिलीट हो रहा है, कहीं ना कहीं वो सर्वर पर या किसी लोकेशन पर वो आपका डेटा सेव है। आपको नहीं पता कि सेव नहीं है या डिलीट होगा, दैट डजंट मीन कि वो डेटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा, राइट। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कुछ फोटो अपलोड करो, कोई अपना कुछ भी कोर्स लिखो, कुछ डाउनलोड करो या ब्राउज करो ऑनलाइन कुछ भी, तो मेक श्योर आप इस चीज़ के बारे में अवेयर रहें कि आप जो भी सर्च करोगे वो आपको उसका जो डिजिटल फुटप्रिंट है वो रहेगा। नाउ वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट, एक्टिव और पैसिव। नाउ सी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू डिजिटल फुटप्रिंट। एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स आपके वो होते हैं जहां पर आप अपना इंटेंशनली डेटा सबमिट कर रहे हो, ठीक है। देखो फुटप्रिंट दोनों में जा रहे हैं, एक्टिव में भी पैसिव में भी। बट एक्टिव में क्या है कि मैं इंटेंशनली सबमिट कर रही हूँ, मुझे पता है कि जो डिटेल्स मैं एंटर कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं उसकी फुटप्रिंट जा रहे हैं, तो दैट मीन्स वो एक्टिव है। पैसिव मीन्स अनइंटेंशनली। अनइंटेंशनली मीन्स मुझे नहीं पता लगा कि कब मेरे जो सारा का सारा डेटा है या जो भी मैं एक्सेस करी हूँ वो उसने फुटप्रिंट कब छोड़ दिया, राइट। एक्टिव में एग्जाम्पल दे रखा है, आप ईमेल सेंड करते हो किसी को, कोई रिस्पॉन्ड करते हो, कोई पोस्ट करते हो, डिफरेंट वेबसाइट बनाते हो, मोबाइल ऐप्स बनाते हो, तो ये आपको सब पता है कि डेटा ये जा रहा है। अनइंटेंशनली में जब आप कोई वेबसाइट विजिट करते हो, मोबाइल ऐप यूज करते हो, कई बार आपको नहीं पता लगता कि वो आपकी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करें। दिस इज योर पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। नाउ सी दिस रिमेंबर पॉइंट, देखें जरा क्या है। बिसाइड्स ब्राउजर मोस्ट ऑफ अवर डिजिटल फुटप्रिंट्स आर स्टोर्ड इन सर्वर। देखो ब्राउजर पर तो होता ही होता है आपका सब कुछ स्टोर, और सारे के सारे जो आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स है कहाँ पर स्टोर होते हैं, वो एक सर्वर पर, वेयर द एप्लीकेशंस आर होस्टेड। We may not have access to remove or erase that data, neither do we have any control on how data will be used, ठीक है। सर्वर पर तो आपका कंट्रोल नहीं है। अब फॉर एग्जांपल आपने कोई वेबसाइट विजिट करी, उसके सर्वर पर आपके जो डिजिटल फुटप्रिंट्स है वो पहुंच गए, तो उनके सर्वर पर तो आपका एक्सेस नहीं है, ना आपका कोई कंट्रोल है कि आप वहां से डिलीट कर सको या उनसे कुछ कह सको, राइट। सो वंस अ डेटा ट्रेल इज जनरेटेड, even if later try to erase data about our online activities, the digital footprints remain same, still remain, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ मीन्स पैरों के निशान छोड़ दिए हैं, तो चाहे आप कितनी भी समझदारी दिखा दो, कितना ही डेटा इरेज कर दो, बट वो आपके जो डिजिटल फुटप्रिंट है वो रहेंगे। Thus there is no guarantee that digital footprints will be fully eliminated। इस चीज की कोई भी गारंटी नहीं, राइट। अब हमारा जो डिजिटल फुटप्रिंट था कवर अप हो गया। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज नेट एटिकेट्स। नाउ सी नेट एटिकेट्स। एटिकेट्स का मतलब सुना है, देखो नेट का मतलब तो यहाँ पर सीधा सा है इंटरनेट, राइट। एटिकेट्स का वर्ड का मीनिंग सुना है, गुड मैनर्स या बिहेवियर, आप लोगों का जो अच्छा बिहेवियर होता है। स्कूल में होता है ना कि कुछ रूल्स डिफाइन होते हैं, या फिर रूल्स भी नहीं आप कह सकते हो, कुछ मैनर्स, अच्छी आदतें आप लोगों के पास होती हैं, उसको हम बोलते हैं एटिकेट्स, ठीक है। ये देखो कितना अच्छा बच्चा, शांत स्वभाव का लग रहा है, कितना भोला भाला सा, ठीक है। जो आप एटिकेट्स फॉलो करते हो, क्या आप ऐसे ही लगते हो? बताना जरा मुझे कमेंट सेक्शन में। चलिए, एटिकेट्स रेफर्स टू द सोशल नॉर्म्स and expectations around how to behave in various interactions in society। सी अगर मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में एटिकेट्स की बात करूं, तो गुड मैनर्स आप लोग क्या क्या फॉलो करते हो वो सारे क्या होते हैं, एटिकेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों के स्कूल में, कई स्कूल्स में क्या होता है, पास बना हुआ होता है कि एक पास पर एक टाइम पर एक ही स्टूडेंट क्लास से बाहर जाएगा, ठीक है। तो अगर आप उसके आने का वेट कर रहे हो फिर जा रहे हो, दैट मीन्स यू आर फॉलोइंग योर एटिकेट्स, रूल्स को फॉलो कर रहे हो, अच्छे बच्चे बन रहे हो। अगर आप ऐसे ही चले जा रहे हो बिना किसी की बात सुने, मॉनिटर की, क्लास इंचार्ज की, तो दैट मीन्स यू डोंट हैव एनी एटिकेट्स, राइट। और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आप इसके ले सकते हो। We need to exhibit proper manners and etiquettes while being online। अब अगर मैं ऑनलाइन की बात करूँ, ऑफलाइन तो आप लोग एटिकेट्स फॉलो करते ही करते हो। होता है ना कि जैसे सपोज जब फ्रेंड के घर जाते हो, उनके पेरेंट्स से कितने अच्छे बच्चे बन के बात करते हो, और अपने पेरेंट्स से आई होप उनसे भी अच्छे तरीके से बात करते होगे, राइट। बट अपने पेरेंट्स को तो आप ये कह सकते हो, रुको 2 मिनट अभी आता हूँ। फ्रेंड के पेरेंट्स को ऐसे कह सकते हो कि रुकना अंकल जी, आ रहा हूँ जरा मैं 2 मिनट में,
फटाफट भाग के पहुंच जाते हो, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर आप ऑनलाइन हो तो उस टाइम पर आपको कौन कौन से एटिकेट्स फॉलो करने, वो आपके सारे क्या होते हैं, नेट एटिकेट्स, राइट। सो इसमें हम 3 टाइप के नेट एटिकेट्स को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज द बी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर दिया, दिस इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। बी रिस्पॉन्सिबल में फर्दर आता है डोंट फीड द ट्रोल, अवॉइड साइबर बुलिंग, राइट। सेकेंड इज योर बी एथिकल, नो कॉपीराइट वायलेशन, शेयर द एक्सपर्टीज। थर्ड वन इज योर बी रिस्पेक्टफुल, इसमें हम पढ़ेंगे रिस्पेक्ट प्राइवेसी एंड रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी, राइट। तो सबसे पहला जो आपका ए पार्ट है दैट मीन्स बी एथिकल। बी एथिकल में मेरे पास 2 हैं, नो कॉपीराइट वायलेशन और शेयर द एक्सपर्टाइज। तो पहले हम बी एथिकल में कौन से वाला कवर अप करें, नो कॉपीराइट वायलेशन, ठीक है। अब कॉपीराइट समझते हो क्या होता है कि जो आपका खुद का काम है, ठीक है। सपोज मैं एक म्यूजिक कंपोजर हूँ, मैंने अपना खुद का एक म्यूजिक बनाया है, तो ऑब्वियसली उस पर मेरा कॉपीराइट होगा, ठीक है। तो किसी दूसरे को उसका वायोलेशन नहीं करना चाहिए, राइट। वी शुड नॉट यूज कॉपीराइटेड मटेरियल विदाउट द परमिशन ऑफ क्रिएटर और ऑनर, ठीक है। कि जो भी उसका कॉपीराइट मटेरियल है, उसका जो ऑनर है, उसका जो क्रिएटर है, उसकी परमिशन के बिना आप उसको यूज नहीं करोगे। ये नेट एटिकेट्स में आता है। सेकेंड पार्ट क्या है इसी में, शेयर द एक्सपर्टाइज। अब एक्सपर्टाइज का मतलब क्या होता है, देखो कि आपको पता है कि इंटरनेट पर काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है, दुनिया भर का ज्ञान भरा हुआ है, ज्ञान का भंडार है इंटरनेट, तो ठीक है। आप यहाँ से काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन और नॉलेज को शेयर कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। बट प्रायर टू शेयरिंग इंफॉर्मेशन we need to be sure that we have sufficient knowledge on that topic. For example, आपने खुद का एक ब्लॉग बनाया जिसमें आप क्लास 12 के सारे टॉपिक्स के बारे में लिख रहे हो, ठीक है, सब पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहे हो। बट जब वो आप किसी के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हो, मेक श्योर कि वी हैव सफिशिएंट नॉलेज ऑन दैट टॉपिक, बिकॉज आपको पता है कि काफ़ी सारे व्यूअर्स उस वेबसाइट पर विजिट करके उस कंटेंट को रीड कर रहे हैं। सो मेक श्योर कि आपको उसके बारे में सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए। The information shared should be true and unambiguous. जो भी आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो वो आपकी क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, अनएम्बिगुअस होनी चाहिए। नेक्स्ट बी पार्ट कौन से, बी रिस्पेक्टफुल, और इसमें आपका फर्स्ट क्या आता है, रिस्पेक्ट प्राइवेसी। बी रिस्पेक्टफुल मीन्स ऑब्वियसली सबका आदर सम्मान करना है। अब ऑनलाइन आदर सम्मान कैसे करेंगे, दूसरों की जो प्राइवेसी है उसकी रिस्पेक्ट करना, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे, दूसरों की प्राइवेसी मीन्स दूसरों की कोई इमेज फाइल्स हो गई, कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गए, कोई फाइल्स हो गई, उसको मुझे बिना उसकी परमिशन के किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करना। We should respect the privacy and should not share the images, document, files with any other citizen without each other's consent. किसी और की परमिशन के बिना मुझे किसी की फाइल को शेयर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, ठीक है। अगर मैं इंटरनेट की बात करूँ, पब्लिक फोरम की बात करूँ, तो काफ़ी सारे डिफरेंट डाइवर्सिटी के मेरे पास पर्सन्स हैं। मेरे पास नॉलेज के बेस पर आप कह सकते हो किसी को नॉलेज ज़्यादा है, किसी को नॉलेज कम है, किसी का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, किसी को कम है, कोई किसी कल्चर से है, कोई किसी का रिलीजन है, ठीक है, कोई भी बेसिस पर। तो इन अ ग्रुप और पब्लिक फॉर्म वी शुड रिस्पेक्ट द डाइवर्सिटी ऑफ द पीपल, ठीक है। मुझे जो पीपल जितने भी लोग हैं सबकी डाइवर्सिटी की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सी पार्ट क्या आता है, बी रिस्पॉन्सिबल। अब ऑब्वियसली आप हमारे जागरूक नागरिक हैं तो आपको रिस्पॉन्सिबल भी होना पड़ेगा। इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है, अवॉइड साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग क्या होता है कि अगर आप किसी को परेशान कर रहे हो, किसी को कुछ हेरस कर रहे हो, कुछ मीनिंगलेस कमेंट कर रहे हो, किसी को परेशान कर रहे हो, तो वो आपका सारा किसके अंडर आता है, साइबर बुलिंग के अंदर। तो अगर आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है तो ऑब्वियसली साइबर बुलिंग को क्या करोगे, अवॉइड करोगे। एनी इंसल्टिंग, डिग्रेडिंग और इंटिमिडेटिंग ऑनलाइन बिहेवियर लाइक रिपीटेड पोस्टिंग ऑफ रूमर्स नहीं फैलाना है। कोई रूमर्स मीन्स अफवाह नहीं फैलानी है, किसी को ऑनलाइन धमकी नहीं देनी है, ठीक है, किसी के बारे में कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करनी है, आपने सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके साइबर बुलिंग में आती है जिसको मुझे क्या करना, अवॉइड करना। नेक्स्ट इज डोंट फीड द ट्रोल। देखो इंटरनेट पर क्या ट्रोल, एन इंटरनेट ट्रोल इज अ पर्सन
who deliberately sows discord on the internet by starting quests or upsetting people by देखो जो आपके ट्रोलर्स होते हैं, जो मिस ट्रोल करते हैं, उनको बेसिकली अटेंशन चाहिए होता है सामने वाले का। तो अगर आप उसको इग्नोर कर दोगे, उसको कोई अटेंशन नहीं दोगे, तो काफी हद तक आपका काम आसान हो जाएगा। सो डोंट फीड द ट्रोल। हाँ, अगर कोई ज्यादा ही परेशान करते हैं, ऐसा नहीं कहेंगे कि बिल्कुल एक लिमिट तक आप इग्नोर ही करते रहो या उसको अटेंशन ही ना दो। अगर आपको लग रहा है कुछ ज्यादा ही गलत हो रहा है, तो ऑब्वियसली आप उस बाकी जो ऑप्शन है साइबर सेल में रिपोर्ट कर सकते हो इस चीज का, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है कम्युनिकेशन एटिकेट्स। अभी हमने नेट एटिकेट्स पढ़े थे, अब कम्युनिकेशन एटिकेट में जब हम बात कर रहे हैं आपस में, तो मुझे कौन कौन से एटिकेट्स यानी कि गुड मैनर्स को फॉलो करना है। अब बात हम कैसे करेंगे, ईमेल के थ्रू हम कर सकते हैं, टेक्स्ट के थ्रू मैसेज कर सकते हैं किसी को, सेल फोन पर अगर मैं बात कर रही हूँ, चाहे वो ओरल कम्युनिकेशन क्यों ना हो, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, आप फॉर्म पे पोस्ट डाल रहे हो, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हो गई, यहाँ ये सारे आपके जो मीन्स है कम्युनिकेशन के, यहाँ पर हमें क्या करना है, कम्युनिकेशन एटिकेट्स को फॉलो करना है, राइट। गुड कम्युनिकेशन ओवर ईमेल, चैट रूम and other such form require a digital citizen to avoid the communication etiquettes। सी अगर आप communication etiquettes को फॉलो करते हो तो ऑब्वियसली आप एक अच्छे जागरूक नागरिक हैं। अब communication etiquettes में हम बेसिकली 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, बी प्रिसाइज, बी पोलाइट एंड बी क्रेडिबल। बी प्रिसाइज में विल डिस्कस फर्दर 2 पॉइंट्स, रिस्पेक्ट टाइम और रिस्पेक्ट डेटा लिमिट। सो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट आता है दैट इज बी प्रिसाइज। बी प्रिसाइज में हमारे पास क्या है, बी प्रिसाइज में बिल्कुल प्रिसाइज शॉर्ट फॉर्म में अपनी सारी बात कह देना, ठीक है। इसमें आपका फर्स्ट क्या आता है, रिस्पेक्ट टाइम। वी शुड नॉट वेस्ट प्रीशियस टाइम इन रिस्पॉन्डिंग टू अननेसेसरी ईमेल्स और कमेंट्स। जो आपको लगता है अननेसेसरी ईमेल्स है, फालतू के ईमेल्स हैं, कुछ फालतू कमेंट करके उनको आप रिप्लाई करके अपना टाइम वेस्ट ना करें, बिकॉज यू नो टाइम इज वेरी प्रीशियस, फिर चाहे वो आपका हो या फिर हमारा हो। We should not always expect an instant response as the recipient may have other priorities। ऐसा ना हो कि आपने उसको मैसेज किया सामने वाले को, फिर आप क्या सोचते हो अभी तो सिर्फ डबल टिक आया, ब्लू टिक नहीं आया, पता नहीं वो मैसेज कब सीन करेगा, कब रीड करेगा, फिर वो मुझे रिप्लाई करेगा। 5 मिनट बाद आप देखते हो वो डबल टिक ब्लू टिक हो गया, दैट मीन्स सामने वाले पर्सन ने रीड कर लिया मैसेज, ठीक है। अब अगर उसका रिप्लाई नहीं आया तो तुम सोचते अब उसकी खैर नहीं, ऐसे सोचते ना कि मैसेज तो उसने पढ़ लिया, ब्लू टिक आ गया, बट उसका रिप्लाई नहीं आया। तो वी हैव टू रिस्पेक्ट टाइम, दैट मीन्स कि वी शुड नॉट ऑलवेज एक्सपेक्ट एन इंस्टेंट रिस्पॉन्स, ठीक है। एज द रिसिपिएंट मे हैव अदर प्रायोरिटीज, हो सकता है वो कुछ काम में बिजी हो, तो ऑब्वियसली हमें क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए। नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट डेटा लिमिट्स। अब यहाँ पर डेटा लिमिट्स का मतलब क्या है कि जो आप किसी को बहुत बड़ी इमेज फाइल सेंड करते हो, लाइक जनरली 25 MB अराउंड, तो उसमें आपका क्या है, कोई भी हो सकते हैं, वीडियो फाइल्स हो गई हो, ठीक है, या फिर आपके कोई इमेजेस बड़ी बड़ी DSLR की इमेजेस हो, उनका साइज भी काफ़ी बड़ा रहता है, वीडियोस हो गई, कोई स्कैन डॉक्यूमेंट हो गया, कोई PDF हो गई जिसका साइज काफ़ी लार्ज है। तो जब आप इतनी लार्ज अटैचमेंट सेंड कर रहे हो तो सामने वाले की जो डेटा लिमिट है उसका भी मुझे ध्यान रखना है। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास वाईफाई है तो सामने वाले के पास भी वाईफाई हो, राइट। सो आप क्या कर सकते हो, कॉम्प्रेस्ड फाइल उनको कॉम्प्रेस करके फिर सेंड कर सकते हो, या फिर सबसे बेटर क्या रहता है कि आप उसको कहीं पर क्लाउड पर स्टोर कराओ, उसका लिंक जनरेट करके वो लिंक फॉरवर्ड कर दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने उस फाइल को गूगल ड्राइव पर अपलोड करा दिया, माइक्रोसॉफ्ट के वन ड्राइव पर अपलोड करा दिया, ड्रॉपबॉक्स पर अपलोड करा दिया, तो कहीं पर भी अपलोड करा के आपने सिर्फ उसका क्या करना है, लिंक को शेयर करना है, राइट। नेक्स्ट इज योर बी पोलाइट। पोलाइट मीन्स शांत, ठीक है, शांत स्वभाव का रहना है। When the communication is synchronous, synchronous means रियल टाइम में हो रहा हो, रियल टाइम मीन्स आपने कुछ बोला, सामने से एकदम से इंस्टेंट रिस्पॉन्स आ गया। चैट में इंस्टेंट रिस्पॉन्स कब आएगा, जब दोनों सामने वाले पर्सन ऑनलाइन हो। और ऑडियो वीडियो कॉल्स में भी आपने देखा होगा, ऑडियो कॉल्स हो रही हैं, वीडियो कॉल्स हो रही हैं, ये सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है कि सामने वाला पर्सन आपको एकदम से रिस्पॉन्ड कर रहा है। असिंक्रोनस मीन्स कि आपने रिस्पॉन्ड मीन्स आपने उसको कुछ मैसेज किया, अब आप उसके रिप्लाई का वेट कर रहे हो कि जब वो सामने वाला उसको मैसेज को पढ़ेगा फिर वो रिप्लाई करेगा, तो ये आपका होता है असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। दैट मीन्स आप लोगों का इसमें एग्जाम्पल क्या हो गया, ईमेल हो गया, किसी फॉरम पे कोई पोस्ट हो गई, कमेंट हो गई, इस तरीके से।
सो वी शुड बी पोलाइट एंड नॉन एग्रेसिव इन आवर कम्युनिकेशन, कि चाहे आपका कम्युनिकेशन सिंक्रोनस हो चाहे असिंक्रोनस हो, मीन्स चाहे मुझे स्पॉन्टेनियस आंसर या फिर रिप्लाई मिल रहा है चाहे नहीं भी मिल रहा, वी शुड बी पोलाइट एंड नॉन अग्रेसिव। पोलाइट रहना चाहिए, शांत, और नॉन एग्रेसिव, गुस्सा नहीं करना चाहिए, राइट। वी शुड अवॉइड बीइंग अब्यूसिव इवन इफ वी डोंट एग्री विद अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं भी हो तो भी मुझे उसके साथ गलत व्यवहार, गलत बर्ताव नहीं करना। नेक्स्ट मेरे पास आता है सी पार्ट, दैट इज बी क्रेडिबल। क्रेडिबल में क्या, वी शुड बी कॉशियस व्हाइल मेकिंग अ कमेंट, रिप्लाइंग और राइटिंग एन ईमेल, डिसाइड आवर क्रेडिबिलिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सो जब भी आप किसी के फोटोज पर कमेंट कर रहे हो, किसी के ईमेल का रिप्लाई कर रहे हो, कुछ ईमेल लिख रहे हो, सो आप उस टाइम पर अपनी क्रेडिबिलिटी को डिसाइड कर लो, ठीक है। दैट इज हाउ वी डिसाइड टू फॉलो सम पर्टिकुलर पर्सन्स फॉर्म पोस्ट while ignoring post of other members of the firm, कि फॉर्म में काफ़ी सारे मेंबर्स हैं, मुझे इस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में जो है जो भी कोई फॉर्म डाले तो मुझे उसके बारे में डिटेल्स दिख जाए, ठीक है, तो मैं इसके बारे में भी डिसाइड कर सकती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आता है सोशल मीडिया एटिकेट्स। अब सोशल मीडिया आप सब लोग यूज़ करते हो, अब यहाँ पर भी काफ़ी सारे एटिकेट्स हैं जो मुझे क्या करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। सोशल मीडिया से जनरली आपकी वेबसाइट्स या फिर एप्लीकेशंस होती हैं that enables their users to participate in social networking by creating and sharing content with others, ठीक है। तो सोशल, देखो जो आपकी सोशल मीडिया वेबसाइट्स होती हैं आपको एनकरेज करती हैं, बढ़ावा देती हैं कि जो भी हमारे यूजर्स हैं वो अपने थॉट्स को, एक्सपीरियंसेस को, फोटोज को, वीडियोस को शेयर करें पोस्ट या फिर पिक्चर्स के थ्रू, ठीक है। अब सोशल मीडिया एटिकेट्स में मेरे पास आते हैं दो मेन पॉइंट्स हैं, बी सिक्योर एंड बी रिलायबल। बी सिक्योर में आपके पास क्या है, चूज योर पासवर्ड वाइजली, नो हु यू बी फ्रेंड, बी वेयर ऑफ फेक इंफॉर्मेशन। बी रिलायबल में क्या, थिंक बिफोर यू अपलोड। सो फर्स्ट हम आ जाते हैं बी सिक्योर। बी सिक्योर में आपका फर्स्ट क्या था, चेंज पासवर्ड वाइजली। तो आपको क्या करना है, सिक्योर, अब किसकी बात हो रही है, सोशल मीडिया एटिकेट्स की। तो दैट मीन्स हम कोई सोशल मीडिया वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम पर आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट वन क्या, पासवर्ड को टाइम टू टाइम चेंज करते रहो। आपका जो पासवर्ड है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इजीली गेसेबल नहीं होना चाहिए, प्लस आप उसको फ्रिक्वेंटली बार बार चेंज करते रहो टाइम टू टाइम। नेवर शेयर पर्सनल क्रेडेंशियल्स लाइक यूजर नेम और पासवर्ड विद अदर्स। जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स है उसको आपने किसी के साथ भी शेयर नहीं करना। नेक्स्ट है बी सिक्योर, हु यू बी फ्रेंड। मीन्स अब देखो सोशल नेटवर्किंग जो आपकी वेबसाइट्स हैं उसमें आप किसी भी यूजर से कनेक्ट कर सकते हो, किसी को भी फ्रेंड बना सकते हो। तो समटाइम्स क्या होता है, इवन दोज हुम वी डोंट नो हैव और हैव नॉट मेट, कि जिनसे हम कभी मिले भी नहीं हैं, कभी बातचीत नहीं हुई है, हम उसको भी फ्रेंड बना लेते हैं। इस चीज़ को मुझे क्या करना है, अवॉइड करना। सो वी नीड टू बी केयरफुल व्हाइल बी फ्रेंडिंग अननोन पीपल as their intentions possibly could be malicious and unsafe. नेक्स्ट ये beware of fake information। देखो आपके पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी आपको इंटरनेट पर, तो आप उसमें से मेक श्योर करो कि आप फिगर आउट कर सको कौन सी इन्फॉर्मेशन जेन्युइन है और कौन सी इन्फॉर्मेशन आपकी क्या है, फेक है। Thus we should not blindly believe in everything that we come across on such platform. ऐसा नहीं है कि आपने किसी वेबसाइट पर गए और आपने देखा कि काफ़ी इंफॉर्मेशन दे रखा है तो आप उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लो। नो, वी शुड अप्लाई आवर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू वैलिडेट सच एज न्यूज़, मैसेज और फोन। कि आपके पास कोई भी न्यूज़ कोई भेज रहा है, मैसेज भेज रहा है, पोस्ट कर रहा है, सो मेक श्योर आप पहले उसको क्या करेंगे, वैलिडेट। नेक्स्ट है बी रिलायबल में थिंक बिफोर अपलोडिंग। कि आजकल तो क्या हो रहा है कि हम हर एक चीज़ को अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक हम क्या कर रहे हैं, हर एक चीज़ को अपनी क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। सॉरी रिकॉर्ड नहीं, अपलोड, रिकॉर्ड तो कर ही रहे हैं, अपलोड भी कर रहे हैं, ठीक है। सो रिमेंबर दैट वंस अपलोडेड इट इज़ ऑलवेज देयर इन द रिमोट सर्वर इवन इफ वी डिलीट द फाइल। अब सपोज करो आपने कहीं पर कोई फाइल को अपलोड किया, एफबी पर या इंस्टाग्राम पर कोई पोस्ट करी, अब आपको पसंद नहीं आई या ड्यू टू एनी रीज़न आपने उसको क्या करा, डिलीट कर दिया, ठीक है। अब वो डिलीट का मतलब यूँ नहीं है कि वो हर जगह से डिलीट हो गई, कहीं ना कहीं तो है, सर्वर पर वो फाइल आपकी क्या रहेगी, स्टोर रहेगी। वी नीड टू बी कॉशियस वाइल अपलोडिंग और सेंडिंग सेंसिटिव
और कॉन्फिडेंशियल फाइल्स विच हैव अ बेयरिंग ऑन आवर प्राइवेसी। तो हमें क्या करना है, कोई भी अगर मैं अपना डेटा अपलोड कर रही हूँ, कोई फोटो अपलोड कर रही हूँ, पिक्चर पोस्ट कर रही हूँ, कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा किसी को सेंड कर रही हूँ, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, सब कुछ सोच समझ के मुझे करना चाहिए, राइट। सो यहाँ तक हमारे सारे एटिकेट्स भी कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज डेटा प्रोटेक्शन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डेटा प्रोटेक्शन। अब डेटा प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, देखो प्रोटेक्शन मीन्स मुझे प्रोटेक्ट करना है। अब यहाँ पर मैं किस चीज को प्रोटेक्ट कर रही हूँ, अपने डेटा को, राइट। अब अगर मुझे अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना है, डेटा मीन्स मैंने कोई फाइल बनाई, सपोज ये मेरी पीपीटी है, इसको प्रोटेक्ट करने के मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, या तो मैं इस पर पासवर्ड लगा दूं या मैं इसको एनक्रिप्ट कर दूं, राइट, सो दैट जो इसकी ऑथराइज्ड यूजर है सिर्फ वही इसको एक्सेस करे और कोई ना एक्सेस कर सके। घर में जा कहीं घर से बाहर मैरिज पर जाते हो, अपने पूरे हाउस को, घर को प्रोटेक्ट करके जाते हो, या तो सिक्योरिटी गार्ड बिठा दोगे, ठीक है, या फिर किसी चौकीदार को कह दोगे, या उसको गेट को, मेन गेट को लॉक करके जाओगे अच्छे से, ठीक है। तो दैट मीन्स आप वो क्या कर रहे हो, वहां पर अपने सामान को, अपने घर को, अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, राइट। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर अपने डेटा को भी प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। जो भी हमारा डेटा सारा का सारा डिजिटली स्टोर है, उसको मैंने आपको बताया कि हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। या तो मैं उस पर पासवर्ड लगा सकती हूँ, या फिर मैं उसको एनक्रिप्ट कर सकती हूँ। एनक्रिप्ट का मतलब क्या होता है, मैंने उसमें फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने ये लिखा CZF। अब आप बता सकते हो कि मैंने ये क्या लिखा, नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने अपने इस डेटा को क्या कर दिया, एनक्रिप्ट कर दिया, ठीक है। अब मैंने सपोज, आप जितने भी यूजर्स इस वीडियो को देख रहे हो, उसमें से लेट सपोज आप जी, ठीक है, जो एट प्रेजेंट इस वीडियो को आप देख रहे हो, लेट सपोज आप इस जो हमारा एनक्रिप्टेड डेटा इसके ऑथराइज्ड यूजर हो, मैंने आपको इसकी फर्दर डिक्रिप्शन की दे दी, मैंने बोला -1 डिक्रिप्शन की, तो कि मैंने आपको बोला इस कोड पर आप -1 अप्लाई करो। -1 मीन्स जो मैंने अल्फाबेट्स लिखे इंग्लिश अल्फाबेट में, जो जो इससे एक पहले आते हैं, -1 एक पहले आते हैं, ठीक है। आपने बोला C से पहले आता है B, Z से पहले Y और F से पहले E, ठीक है। तो मेरा मैसेज क्या था, दैट मीन्स Y। तो दैट मीन्स मैंने अपने डेटा को एनक्रिप्ट करके फिर मैं उसको क्या कर सकती हूँ, प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। तो जो भी हमारे ऑथराइज्ड यूजर होंगे सिर्फ वही उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते, राइट। और उसके बाद हम आ जाते हैं, अब देखो नेक्स्ट मेरे पास आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, दैट मीन्स IPR, ठीक है। अब इसमें आपको इंटेलेक्चुअल वर्ड पर अभी हम आते हैं, प्रॉपर्टी सुन रखा है वर्ड। प्रॉपर्टी क्या होता है, हमारी जमीन जायदाद टाइप, ठीक है। प्लॉट हो गया आप लोगों का, किसी भी सेक्टर में, सेक्टर 7 में प्लॉट हो गया, सेक्टर 15 में प्लॉट हो गया, आपका फ्लैट हो गया, सब आपकी प्रॉपर्टी है। इवन ये आपका ये रूम आपकी प्रॉपर्टी है, घर आपकी प्रॉपर्टी है, ये पेन मेरी प्रॉपर्टी है, ये टेबल हो गई, ये चेयर हो गई, अलमीरा हो गई, ड्रेसिंग टेबल, ये सब प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। इन प्रॉपर्टी पर आपका राइट है, ठीक है। आपकी ज्वेलरी, घर में रखी ज्वेलरी होगी, वो भी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब अगर उसको कोई चोर उठा करके ले जाता है तो आपके पास राइट रहता है कि ये मेरी है, मैं इसकी कंप्लेंट करूं, बिकॉज आपने पेमेंट कर रखी है उस चीज की, राइट। तो दैट मीन्स कि सपोज कोई आपके घर में तिजोरी है, ठीक है, उसमें कुछ ज्वेलरी है, कैश है, कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हो, या फिर ये लैपटॉप है मेरा, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने इसको परचेज करा, ठीक है। सो अब कि अगर इसको कोई ले जाता है, कोई चोरी हो जाता है ये, तो दैट मीन्स मैं इसकी रिपोर्ट लिखवा सकती हूँ, ठीक है, इस पर मेरा राइट है। अब यहाँ पर वर्ड आ गया इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल का वर्ड मीन्स माइंड से रिलेटेड है। अब माइंड तो मेरा भिन्न भिन्न प्रकार की क्या बोलते हैं, कुछ इन्वेंशन करता रहता है, उत्पत्तियां होती रहती है उसमें, ठीक है। So if someone comes out with a new idea, this original idea is that person's intellectual property. मैंने कुछ out of the box सोचा, ठीक है, तो वो मेरा खुद का आइडिया है, मेरा ओरिजिनल आइडिया है, तो वो मेरी प्रॉपर्टी है, राइट। अब देखो आइडियाज को आगे मैं देखूंगी कि हम अपने जो IPR इनको प्रोटेक्ट कैसे करा सकते हैं, ठीक है। बट अभी सिर्फ इतना समझो, फॉर एग्जाम्पल कि आप ऐसे बैठे थे, खाली आपके दिमाग में आइडिया आया कि लेट सपोज कि हमारे पास किसका एग्जाम्पल है, माउस है, ठीक है। वायर माउस भी होता है, वायरलेस भी होता है। मैंने सोचा कि कुछ ऐसा माउस होना चाहिए कि कुछ और ही काम करे, कि मैं इसको यहाँ से बोल दूं कि क्लिक ऑन दिस, तो ये क्लिक हो जाए, ठीक है। तो आपके माइंड में कुछ खुराफाती चल रही है, तो दैट मीन्स कुछ आइडिया है जिसको आप एक्चुअल में इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो, वो आपकी क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, राइट। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर्स टू द कुछ भी इन्वेंशन,
कोई लिटरेरी वर्क, कोई लिटरेचर हो गया, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन हो गया, डिजाइन्स हो गए, सिंबल्स हो गया, कोई नेम हो गया, कोई लोगो हो गया, इन सब के जो क्रिएटर है ना, जो इनके होल्डर है, जो इसके इन्वेंटर है, वो उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। अब 3 टाइप के आईपीआर है मेरे पास, कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। ठीक है, ये तीनों हम पढ़ेंगे। एक बार मैं आपको बिल्कुल ब्रीफ में बता देती हूँ कि तीनों में डिफरेंस क्या है, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। फर्स्ट मेरे पास है कॉपीराइट, मैंने कैसे लिख दिया था उल्टा सीधा, सॉरी। ठीक है, 3 टाइप की आईपीआर है मेरे पास, कॉपीराइट है, और एक मेरे पास है पेटेंट, और एक मेरे पास है ट्रेडमार्क। ठीक है, तीनों हैं तो उसी चीज की, मीन्स जो आपका अपना चीज है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। बट डिफरेंस क्या है, देखो, कॉपीराइट का मीन्स मैंने कोई नॉवल लिखा, मैंने कोई सॉन्ग लिखा, खुद से मेरा कोई, मैंने म्यूजिक कंपोज किया, जो मेरी खुद की चीज है, ठीक है, उसको मैं कॉपीराइट कर लूंगी सो दैट कोई दूसरा यूज ना करे, राइट। अगर कोई यूज करेगा तो मेरी परमिशन लेकर करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जो पुराने सॉन्ग्स हैं, ठीक है, लता मंगेशकर जी ने गाए हैं, ये किसी और जो बड़े सिंगर्स ने गाए हैं, मोहम्मद रफ़ी सर ने गाए हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा उनके रीमेक बन रहे हैं आज के टाइम पर, ठीक है, सो वो सॉन्ग उनका कॉपीराइट है, तो दैट मीन्स अगर वो उनको यूज कर रहे हैं तो दे मस्ट हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम दी सिंगर्स। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ नॉवल लिखा, अपनी कोई फिक्शन बुक लिखी, मैंने खुद से लिखी, तो उस बुक पर ऑटोमेटिकली वो मेरा कॉपीराइट है, मैं कि उसको कोई यूज नहीं कर सकता। अगर किसी को यूज करना है तो फर्स्ट दैट पर्सन हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम मी। ठीक है, क्लियर हो गया कॉपीराइट। नेक्स्ट मेरे पास है पेटेंट। अब जैसे पीपीटी बन रही है, इस पर मेरा कॉपीराइट है, एक एक वर्ड मैंने खुद से लिखा है, राइट। नेक्स्ट वर्ड आता है पेटेंट। पेटेंट मीन्स किसी इन्वेंशन के लिए होता है। इन्वेंशन मीन्स कि आपने कुछ ऐसा इन्वेंट कर दिया जो अभी तक था ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल जब स्टार्टिंग में वॉशिंग मशीन आई होगी, ठीक है, तो वो चीज़ किसी ने इन्वेंट करी, वहाँ पर उसका पेटेंट हो गया, या जीरो इन्वेंट हुआ था वो पेटेंट हो गया, ठीक है। थर्मोमीटर इन्वेंट, ये सब एक इन्वेंशन है, ठीक है। बल्ब इन्वेंट हुआ था सबसे पहले, तो ये सब क्या इन्वेंशन है। तो ये आपको जो उन पर हम क्या लगाते हैं, पेटेंट। इनका पेटेंट 20 साल तक रहता है, इससे ज़्यादा नहीं होता जो टाइम ड्यूरेशन है, राइट। फिर आते हैं ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क जनरली आपका लगता है या तो आपके कोई लोगो हो गया, ठीक है, मेरे चैनल का लोगो है, उस पर मैं ट्रेडमार्क ले सकती हूँ, ठीक है। कुछ नेम्स हो गए, कुछ वर्ड्स या स्लोगन, आपने टीवी मैट्स देखी होंगी, टेढ़ा है पर मेरा है, और आई एम लविंग इट मैकडी का है, ठीक है, तो दैट मीन्स ये ट्रेडमार्क है, उसको कोई और यूज नहीं कर सकता। अब मोटा मोटा आपको क्लियर हो गया, बिल्कुल ब्रीफ में, कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज योर कॉपीराइट। कॉपीराइट ग्रांट्स लीगल राइट्स टू क्रिएटर्स फॉर देयर ओरिजिनल वर्क। ठीक है, जो मेरा ओरिजिनल वर्क है, जो मैंने खुद से लिखा है, मैंने कोई खुद से फोटो बनाई है, कोई ऑडियो रिकॉर्ड की है, कोई वीडियो है, कोई सॉफ्टवेयर मैंने खुद से बनाया है, कोई आर्टिस्टिक वर्क मैंने बनाया है, तो ऑटोमेटिकली वो सारे राइट्स किसके आ जाते हैं, क्रिएटर के पास आ जाते हैं। कॉपीराइट्स आर ऑटोमेटिकली ग्रांटेड टू क्रिएटर्स एंड ऑथर्स। मैंने ये पीपीटी मेरी है, मैंने बनाई, इस पर मेरा कॉपीराइट आ गया, ठीक है। कॉपीराइट लॉ गिव्स द कॉपीराइट होल्डर a set of rights that they can avail legally। ठीक है, जो कॉपीराइट लॉ क्या कहते हैं कि अगर मैं इस चीज का कॉपीराइट कराऊंगी, किसी भी चीज का जो मेरी है, तो मेरे को कुछ राइट्स लीगली मिल जाएंगे, ठीक है। देखो, हर एक चीज का कॉपीराइट होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल कोई सॉन्ग बनाया, अगर उसका कॉपीराइट वो नहीं कराते, तो अगर फ्यूचर में कोई उसको यूज कर लेता है, तो मुझे वो लीगल एक्शन लेना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसको कॉपीराइट नहीं कराया था। इसलिए टू बी ऑन सेफर साइड की उसका कोई मिसयूज ना करे या कोई रीयूज ना कर ले, हम उस चीज का क्या करा के रख लेते हैं, कॉपीराइट। द राइट्स इंक्लूड राइट्स टू कॉपी, राइट टू क्रिएट, डेरिवेट वर्क बेस्ड अपॉन इट। ये सारे उसके राइट्स हैं जो आप उसको वो अवेल कर सकते हैं। मीन्स जिसने वो खुद ने बनाया है, तो वो आपका देगा कि वो कॉपी कर सकता है या नहीं कर सकता, डेरिवेटिव वर्क उससे बना सकते हैं या नहीं बना सकता, उसकी कॉपीज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या नहीं कर सकता, ये सब चीजें, ठीक है। It would be an infringement of the writer's copyright if someone used parts of the work without permission। अगर कोई पर्सन उस काम को, मेरे काम को विदाउट माई परमिशन उसको यूज कर रहा है, तो वो किसके अंडर आता है, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट उसको हम बोलते हैं, ठीक है। सो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट मीन्स अगर कोई वायलेशन कर रहा है किसी कॉपीराइट लॉ का,
टू यूज अदर्स कॉपीराइटेड मटेरियल वन नीड टू ऑब्टेन अ लाइसेंस फ्रॉम देम। अगर मुझे किसी का कॉपीराइट मटेरियल यूज करना है, पहले मुझे उससे परमिशन चाहिए, मुझे लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, आई कैन यूज दैट। बहुत लंबा प्रोसीजर रहता है। नेक्स्ट मेरे पास आता है पेटेंट। पेटेंट की अगर मैं बात करूँ तो कि जो हमारे दिमाग में खुराफाती आइडिया आते रहते हैं ना, आउट ऑफ द बॉक्स हम लोग सोचते हैं कि ऐसा कुछ इन्वेंट करना है, ठीक है। आज के टाइम पर आप यूँ नहीं कह सकते कि मैंने माउस इन्वेंट किया, एक इन्वेंशन हो गया, नहीं, माउस ऑलरेडी है, ठीक है। आप कुछ ऐसा इन्वेंट करो कि जो भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वॉशिंग मशीन है, पहले क्या था, सिंपल वॉश होते थे, अब उसमें वॉश के साथ साथ वो ड्राई भी हो रहे हैं, ठीक है। मेरे माइंड में आया कि ड्राई तो हो रहे हैं, उसके बाद वो कपड़े फिर निकालो, तय करो, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है। और फिर आपने इन्वेंट किया कि ऐसी वॉशिंग मशीन बनाओ कि वो कपड़े साथ में तय भी हो जाए, प्रॉपर फोल्ड हो जाए, ठीक है। और इवन हमारे तो कई बार माइंड में आता है कि अपने आप रस्से तक भी, मतलब स्टैंड जो आपका स्टैंड है वहाँ पर पहुँच भी जाए, सो हमें वो काम भी ना करना पड़े, ठीक है। सो दैट मीन्स आउट ऑफ द बॉक्स अगर आप कुछ सोच रहे हो, ठीक है। और कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। पहले यू नो व्हाट, व्हेन आई वाज इन क्लास, मीन्स जब हम ग्रेजुएशन में थे तब तो इंटरनेट आया ही था। उस टाइम पर हम लोग सिर्फ सोचा करते थे कि हमें कितना सारा टाइप करना पड़ता है कि काश कुछ ऐसा हो जाए हम बोले और वो टाइप हो जाए। और लिटरली मेरे माइंड में ये चीज़ आती थी, ठीक है, कि काफ़ी सारे नोट्स बनाने, प्रैक्टिकल फाइल बनानी पड़ती थी, प्रोजेक्ट फाइल बनानी पड़ती थी। उस टाइम स्पीच रिकॉग्निशन वाला ऑप्शन नहीं था, और मेरे माइंड में बहुत आता था कि अगर ऐसा कुछ हो जाए ना, हम बोलो और टाइप हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। एंड सी, आज की डेट में वी आर यूजिंग दीज थिंग्स, ठीक है। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी, ठीक है, अच्छी चीज़ है, बट सिर्फ उतनी हद तक जिसका आप अच्छे से यूज़ कर सको अपने बेनिफिट के लिए, ठीक है। चलिए पेटेंट पर आ जाते हैं। कोई बल्ब जिसने फर्स्ट टाइम इन्वेंट किया होगा, ट्यूबलाइट जिसने इन्वेंट किया, सब इन्वेंशन है। आज के टाइम में भी आप सोचो कि कुछ ऐसा आप इन्वेंट करो, राइट। इवन मोबाइल भी, आजकल तो मोबाइल फोन्स के कवर इन्वेंट हुए हैं कि जो फ्लिप कवर होते हैं, कवर लगा हुआ होता है, फिर भी अब वो ऑपरेट हो जाते हैं टच स्क्रीन के थ्रू, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ भी जो आपको लगता है कि आपका इन्वेंशन है, या कुछ थ्योरीज हो गई, साइंटिस्ट जो ये इन्वेंट करते हैं, ये सब कुछ हो गई, ये सारे आपके किसके अंडर आते हैं, पेटेंट कराना पड़ता है मुझे इस चीज़ का, ठीक है। अब पेटेंट इज यूजुअली ग्रांटेड फॉर इन्वेंशंस, ये चीज़ याद रखें, इन्वेंशंस के लिए होता है ये। Unlike copyright, the inventor needs to apply for patenting the invention. उसको पेटेंट लेना पड़ता है when a patent is granted, जब उसको पेटेंट मिल जाता है तो जो उसका इन्वेंटर हुआ है, जो उसका ऑनर है, उसके पास पूरे राइट आ जाएंगे कि उसको कोई यूज सेल डिस्ट्रीब्यूट ना कर सके, उसको प्रोटेक्ट करेगा। और जो हमारा पेटेंटी होता है, पेटेंटी में सपोज मैंने कोई इन्वेंट किया, कुछ इन्वेंशन किया, तो मैंने उसको पेटेंट करा लिया। अब मेरे पास फुल कंट्रोल है कि मैं डिसाइड करूँ मेरा इन्वेंशन किस प्रकार से दूसरों के द्वारा यूज किया जाएगा, ठीक है। और जो आपका पेटेंट है, अगर मुझे प्रोटेक्ट कराना अपने इन्वेंशन को, तो 20 ईयर्स है, उसके बाद वो फ्रीली यूज हम उसको कर सकते हैं, मीन्स लाइफ टाइम नहीं रहता है, ठीक है। ट्रेडमार्क क्या होता है, इंक्लूड्स एनी विजुअल सिंबल, किसी कंपनी का लोगो, वर्ड, टेढ़ा है पर मेरा आम लावेंगे, डर के आगे जीत है, ये सब क्या है, ठीक है। नेम, डिजाइन, स्लोगन, लेबल, ये सारा जो हमारे हैं, जैसे सपोज मेरे चैनल का लोगो हो गया, आपके चैनल का लोगो हो गया, आपके स्कूल का लोगो हो गया, राइट। और इसके एग्जांपल विजुअल सिंबल मैंने आपको बता दिए, वर्ड्स के फ्रेजेस मैंने आपको बता दिए, स्लोगन्स के जो आपके टीवी में एड्स आती है, ठीक है, वो सारे हो गए। ये ब्रांड के नेम्स हो गए, नाइकी हो गया, मैडम हो गया, मोंटी कार्लो हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे, इन सबको इनका क्या लेना पड़ता है, ट्रेडमार्क, सो दैट इसको कोई और यूज ना कर सके। That distinguishes the brand or commercial enterprise from other brands or commercial, ये आपस में एक दूसरे को से डिस्टिंग्विश करता है, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल हमने लिया नाइकी का, ठीक है। नो कंपनी अदर देन नाइकी कैन यूज द नाइकी ब्रांड टू सेल शूज और क्लॉथ्स। अब नाइकी के शूज और क्लॉथ्स आते हैं, तो कोई और ब्रांड जो है नाइकी के नेम से शूज और क्लॉथ्स नहीं बेच सकती। हाँ, पर वो स्टेशनरी बेच सकती है और उससे मिलता जुलता भी नहीं यूज कर सकती। सपोज मैंने लिख दिया NIKEE इस तरीके से, तो वो भी हम यूज नहीं कर सकते। It also prevents others from using a confusingly similar mark, including words or phrases. वो भी नहीं यूज कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास आता है लाइसेंसिंग। नाउ सी, लाइसेंसिंग में क्या है, लाइसेंस देखो क्या होता है, लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस होता है और जिस भी चीज़ का लाइसेंस हो, ठीक है, उसकी बात हो रही है। दैट मीन्स आप लोगों को परमिशन दी गई है उस व्हीकल को चलाने के लिए,
आप उनके जो रूल्स हैं उसको फॉलो करोगे, ठीक है, पूरा ड्राइविंग के टेस्ट होते हैं, तो दैट मीन्स अ लाइसेंस इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और परमिशन एग्रीमेंट, मीन्स आपको परमिशन दी गई है वो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर चलाने के लिए। अब यहाँ पर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस की तो बात नहीं हो रही है, जो हमारा काम है उसके लाइसेंस की बात हो रही है, ठीक है। सो अ लाइसेंस इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और परमिशन एग्रीमेंट between the creator of an original work permitting someone to use their work generally for some price। मीन्स अगर मैंने अपना खुद का मेरा कोई ओरिजिनल वर्क है, मैं किसी को परमिशन दे रही हूँ उस वर्क को यूज करने के लिए, वो आपका क्या है, लाइसेंस, उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, राइट। अ सॉफ्टवेयर लाइसेंस इज एन एग्रीमेंट दैट प्रोवाइड्स लीगली बाइंडिंग गाइडलाइंस पर्टेनिंग टू failure to follow such guidelines is considered as an infringement of intellectual property rights and is a criminal offense। तो आपकी जो भी गाइडलाइंस है उसको मुझे फॉलो करना ही करना है, अगर हम उसको नहीं फॉलो करेंगे तो आपका किसके अंडर आएगा, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ आईपीआर। आईपीआर मीन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब देखो वायोलेशन ऑफ आईपीआर में क्या आता है, वायोलेशन मीन्स आप आईपीआर को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो हमने 3 चीजें पढ़ी हैं, कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क, ठीक है। सो आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, जो खुद की प्रॉपर्टी, अगर आप उसका वायोलेशन कर रहे हो तो 3 कैटेगरीज है, प्लेगियरिज्म, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है। प्लेगियरिज्म क्या होता है कि आप किसी दूसरे ने कोई काम किया, आप उसको दिखा रहे हो कि ये मेरा काम है, ठीक है। स्कूल में करते हो कि आपके फ्रेंड की नोटबुक है, उसने काम कंप्लीट कर रखा है, फ्रंट पेज फाड़ा, अपना नाम लिखो और चेक करवा ली कि मैम ये हमारा काम है, दिस इज प्लेगियरिज्म, right? So presenting someone else idea or work as one's own idea or work, किसी और के काम को अपना बताना, ठीक है। दिस, अब ये पिक्चर किसकी है और देखो कौन अपना बता रहे हैं, ठीक है। बुरा लगेगा ना जिसकी खुद की होएगी, राइट। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्लेगियरिज्म। इफ वी कॉपी सम कंटेंट फ्रॉम इंटरनेट बट डू नॉट मेंशन द सोर्स और द ओरिजिनल क्रिएटर, ठीक है, अगर हम इंटरनेट से कुछ भी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कुछ कंटेंट ले रहे हैं और सोर्स नहीं मेंशन करेंगे हमने उसको कहाँ से लिया है, तो ये भी आपका किसके अंडर आता है, प्लेगियरिज्म के अंडर। फर्दर, इफ समवन डिराइव्स एन आइडिया और प्रोडक्ट फ्रॉम एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइडिया और प्रोडक्ट, की ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट है, एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बेस पर मैंने कुछ नया इन्वेंट कर दिया, बट उसको मैंने इंस्टेड प्रेजेंट इट एज अ न्यू आइडिया, और मैंने बता दिया मेरा खुद का न्यू आइडिया है, तो ये भी आपका किसके अंडर आ जाएगा, प्लेगियरिज्म के अंडर। सो इट इज अ सीरियस एथिकल ऑफेंस एंड समटाइम्स कंसीडर्ड एज एन एक्ट ऑफ फ्रॉड। चलिए नेक्स्ट, सेकंड मेरे पास आता है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का मतलब क्या है कि जिसका जो कॉपीराइट हो रखा है विदाउट द परमिशन, विदाउट एनी लाइसेंस में उसके काम को यूज कर रहे हैं। Copyright infringement is when we use other person's work without obtaining their permission to use or we have not paid for it if it is being sold, ठीक है। कि देखो प्लेगियरिज्म में तो क्या था कि किसी दूसरे के काम को मैं अपना काम बता रही हूँ, कॉपीराइट में मैं क्या कर रही हूँ, किसी दूसरे के काम को विदाउट देयर परमिशन में उसको यूज कर रही हूँ, राइट। Example is, suppose we download an image from the internet and use it in our project. But if the owner of the copyright of the image does not permit its free usage, then using such an image even after giving reference of image in a project is a violation of the copyright. ठीक है। तो कई बार तो लिखा होता है कि जो आपकी फ्री इमेजेस हैं आप वो वाली यूज कर सकते हो, नीचे आप उसमें एट्रीब्यूट दे सकते हो कि आपने कहाँ से, ये सोर्स किसका है, कहाँ से ली है, आप उसको क्रेडिट दे सकते हो, ठीक है। जस्ट बिकॉज इट इज ऑन द इंटरनेट डज नॉट मीन दैट इट इज फ्री फॉर यूज। नेक्स्ट मेरे पास आता है ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट मीन्स अनऑथराइज्ड यूज ऑफ अदर्स ट्रेडमार्क ऑन प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, कि आप किसी दूसरे का ट्रेडमार्क, किसी दूसरे का लोगो, किसी दूसरे का स्लोगन आप अपने प्रोडक्ट के लिए यूज कर रहे हो, दिस इज नॉन एज ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। एंड अगेन जो उसका ऑनर होगा ओरिजिनल, जो आप जिसने वो ट्रेडमार्क अपना कराया होगा, वो आपके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं, राइट। नेक्स्ट मेरे पास आता है पब्लिक एक्सेस एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब अगेन इंपॉर्टेंट है, पब्लिक एक्सेस एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आप लोग बेसिकली टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़ोगे जो लाइसेंस सॉफ्टवेयर होते हैं उसके रिलेटेड। देखो कॉपीराइट का मतलब क्या है, कॉपीराइट मीन्स पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन द यूसेज ऑफ कॉपीराइटेड वर्क बाय एनीवन एल्स, कि सपोज ये मेरी वीडियो बन रही है, इस पर मेरा कॉपीराइट है, किसको कोई और यूज नहीं कर सकता,
राइट। ये पीपीटी मैंने बनाई है, आई डोंट वांट कि विदाउट माय परमिशन इसको कोई एक्सेस करे या फिर इसको कोई यूज करे, राइट। So if others are allowed to use and build upon existing work, it will encourage collaboration and would result in new innovations in the same direction. ठीक है, लाइसेंस मैंने आपको बताया क्या होता है। अब देखो दो टाइप के पब्लिक लाइसेंस हैं, एक होता है क्रिएटिव कॉमन्स और एक होता है GNU, दैट मीन्स जनरल पब्लिक लाइसेंस, राइट। दो टाइप के हो गए, एक होता है क्रिएटिव कॉमन। अब देखो आपने देखा होगा कहीं पर क्या होता है CC लिखा होता है, दैट मीन्स क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस। तो क्रिएटिव कॉमन्स मीन्स इट्स यूज फॉर ऑल काइंड ऑफ क्रिएटिव वर्क्स, जो आपकी वेबसाइट्स हो गई, कोई म्यूजिक हो गया, कोई फिल्म हो गया, लिटरेचर हो गया, दैट मीन्स आप इसको फ्री में यूज कर सकते हो। आपको मैं एक चीज दिखाऊं जरा यहाँ पर, नाउ लेट्स सपोज देखो आपने कोई इमेज सर्च करनी है, सपोज हमने यहाँ पर लिख दिया लैपटॉप की इमेज मुझे सर्च करनी है, ठीक है। मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया, आप इमेजेस में गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप मोर पर क्लिक करो, ये आपको ऑप्शन दिख रहा है मोर, सॉरी मोर पर नहीं, टूल्स पर क्लिक करो, ठीक है। सॉरी, टूल्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दे रखा है यूसेज राइट, इस पर क्लिक करो। यहाँ पर आपको दे रखा है नॉट फिल्टर्ड बाय लाइसेंस, ठीक है। इसको मैं कर देती हूँ क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस, CC जिसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस वाली सारी की सारी इमेजेस आ जाएंगे, दैट मीन्स ये आप फ्री में यूज कर सकते हो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर लिखा मुझे किस चीज़ की फ़ोटो सर्च करें, लेट्स सपोज मुझे बुक की सर्च करनी है, बुक क्लिप आर्ट, राइट। सो आप इमेजेस पर गए, टूल्स पर गए, ये तो नॉट फिल्टर्ड बाय लाइसेंस, ये बाय डिफॉल्ट आपको सारी पिक्चर्स दिखा देगा, ठीक है। अगर लेट्स सपोज मैंने ये आई स्टॉक वाली इमेज ओपन करी, राइट, तो यहाँ पर आ गया है मेरे पास कॉपीराइट। इसको मैं यहाँ पर देखो, आपका आई होप विजिबल होगा, ये लिखा हुआ है गेट दिस इमेज ऑन आई स्टॉक, लाइसेंस डिटेल्स दे रखी है, क्रिएटर कौन है, आइकॉनिक, ये क्रेडिट दे रखा है गेट इमेजेस, कॉपीराइट है आइकॉनिक एंड वांट टू नो वेयर दिस इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम। आप इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हो। इसकी लाइसेंस डिटेल पर जाओगे तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है। तो वहीं अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ टूल्स पे जाकर के यूसेज राइट पर क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस, ये वो इमेजेस आ जाएंगी जो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट, मीन्स आप उसको फ्रीली यूज कर सकते हो। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर ये वाली इमेज ओपन करी, पब्लिक डोमेन वेक्टर्स, ये वाली ओपन करी, ठीक है। सो यहाँ पे इसकी डिटेल्स आ गई है, वेक्टर्स कैटेगरी है कि लाइसेंस में यहाँ पर लिखा हुआ है पब्लिक डोमेन, ठीक है। तो दैट मीन्स आप अगर इसका और भी चीजें पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि अगर आपको कोई कॉपीराइट फ्री इमेज को डाउनलोड भी करना है तो आप उसको किस तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। एक मेरे पास वेबसाइट होती है पिक्साबे नेम से, यहाँ पर सपोज हमने लिखा बुक, राइट। अब यहाँ पर देखो ये तो आ गया आईस्टॉक लिमिटेड, ये आपकी जो पेमेंट वाली होंगी, ये आपको दिखा रहा है रॉयल्टी फ्री इमेजेस। रॉयल्टी फ्री में सपोज मैंने ये वाले इमेज ले ली बुक की, दिस वन, राइट। इसको मैंने ओपन किया, शो डिटेल्स पर गए, देखो लिखा हुआ है फ्री फॉर यूज अंडर द पिक्साबे कंटेंट लाइसेंस। कंटेंट लाइसेंस पर क्लिक करोगे आप पढ़ लेना, यूज कंटेंट फॉर फ्री, यूज विदाउट हैविंग टू एट्रीब्यूट। अगर आप ऑथर का एट्रीब्यूट नहीं भी देते हो, क्रेडिट नहीं देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको फ्रीली यूज कर सकते हो, राइट। सो दैट मीन्स वो आपकी क्या है, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस। अब आपको इसकी डेफिनेशन इजीली समझ में आ जाएगी। So CC is used for all kinds of creative work. It enables the free distribution of an otherwise copyrighted work. Free में distribute हो रहा है वो. It is used when an author wants to give people the right to share, build upon a work that they have created. Means author उसका तुम्हें right दे रहा है। मैंने कोई image बनाई बुक की, मैंने आपको right दे दिया, मैंने उसको public domain में डाल दिया, ठीक है, तुम इसको use कर लो, इसको modify करके use कर लो, सब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आता है GPL. GPL इज प्राइमरीली डिजाइंड फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक लाइसेंस टू सॉफ्टवेयर. GNU GPL इज अनदर फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस है विच प्रोवाइड्स एंड यूजर को फ्रीडम देते हैं कि आप उसको रन कर सकते हो, पढ़ सकते हो, शेयर कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो सॉफ्टवेयर को, ये सारी चीजें।
अब नेक्स्ट देखो मेरे पास आते हैं कुछ सॉफ्टवेयर हम पढ़ेंगे, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर और शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इनका आपने ध्यान से समझना, कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। देखो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर मीन्स कि वो सॉफ्टवेयर्स जो आपको पेमेंट दे करके मिलते हैं, बट स्टिल आप उसमें पहले हम ना, देखो मैं आपको सॉरी मैंने इसको सीक्वेंस में नहीं करा, पहले हम ये पढ़ते हैं फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आपको कोई पेमेंट नहीं करनी, कोई चार्ज नहीं करना, प्लस आप उसमें चेंजेस मॉडिफिकेशन शेयर कुछ मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल फ्री फॉर एनीवन and their source code is also open for anyone to access, modify, correct and improve। कि आप उसका जो सोर्स कोड है उसको मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैज अ लार्ज कम्युनिटी ऑफ यूजर्स एंड डेवलपर्स who are contributing continuously towards adding new features or improving the existing features। इनकी बहुत बड़ी फॉर्म कम्युनिटी बनी हुई है कि अगर आप इसमें एग्जिस्टिंग फीचर्स में कोई चेंजेस करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखो लाइनेक्स हो गया, या इवन आप लोगों की ये पाइथन है, ये भी आपकी ओपन सोर्स है। इसका आपको जो सोर्स कोड है, फॉर एग्जाम्पल रेंडम मॉड्यूल हो गया, या आप लोगों का MySQL कनेक्टर पाइथन हो गया, जितने मॉड्यूल्स हैं, जितने फंक्शंस हैं, सबका सोर्स कोड आपको अवेलेबल है। ठीक है, तो आप इसमें कोई चेंजेस कर सकते हो अगर आप चाहो अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें कुछ मीन्स आपकी प्रोग्रामिंग बहुत हाई लेवल की है, सुपर प्रोग्रामर हो, आपको लगता है कि मैं इसमें अगर ये चेंज कर दूं तो ये कोड शायद और बेटर वर्क करेगा ये फंक्शन। ठीक है, सो वहाँ पर आप लोग क्या करोगे, अगर आपको लगता है कि हाँ आपने कोई चेंज जेन्युइन किया है, कुछ मॉडिफिकेशन जेन्युइन किए हैं, आप वो सोर्स को टीम को सबमिट कर दो। अगर उनको लगता है कि हाँ भाई ठीक है अप्रूव कर दिया, तो नेक्स्ट वर्जन में वो अपडेट हो जाएगा। राइट, इवन मैंने क्या टीम को तो नहीं सेंड किया था, वो जस्ट ट्राइंग कि भाई होता है या नहीं होता, तो है वो सबमिट करके देख रही थी। जैसे रेंड रेंज फंक्शन है, या रेंड इंट का किया था, सॉरी रेंड इंट में क्या होता है, इंटीजर वैल्यूज इंक्लूड होती है, रेंडमली इंटीजर, उसमें दोनों बाउंड्री वैल्यूज भी इंक्लूड होती हैं। मैंने सोर्स कोड को थोड़ा सा मॉडिफाई किया कि लेट सपोज आपकी मुझे लास्ट वैल्यू इंक्लूड नहीं करनी। ठीक है, तो मैंने कोड में मॉडिफाई किया, फिर मैंने अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, इट वाज नॉट इंक्लूडिंग। तो दैट मीन्स आप अपने सोर्स कोड में चेंज कर सकते हो। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्लियर हो गया। एग्जाम्पल हो गया लाइनेक्स हो गया, लिब्रे ऑफिस हो गया, VLC मीडिया प्लेयर हो गया, सारे एग्जाम्पल्स है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के। नेक्स्ट मेरे पास आते हैं फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। अब देखो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर भी होते तो फ्री है, आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, कोई आपने चार्ज नहीं करना, उसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो। बट डिफरेंस क्या रहता है फ्रीवेयर और फ्री सॉफ्टवेयर में, जो फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वो आप उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, बट जो हमारे फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है उसमें आप कोई भी मॉडिफिकेशन या फिर चेंजेस नहीं कर सकते, वो कॉपीराइटेड कंटेंट रहता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट मेरे पास आते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। अब प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ना आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तो अवेलेबल ही नहीं है, उसके पेमेंट करो और सॉफ्टवेयर लो। राइट, ठीक है, मॉडिफिकेशन करना तो दूर की बात, आप सिर्फ पेमेंट करो उसको यूज करने के लिए। It is a software that is available only after buying the proper license of the software। Microsoft Office परचेज करते हैं, विंडोज हम लोग जो हमारी लाइसेंस जेन्युइन होती है वो डालते हैं, प्रोडक्ट की मिलती है, एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं, प्रॉपर जो की वाला आता है, ठीक है, परचेज करके। सो वो सारे आपके प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, वो सिर्फ आपको तभी अवेलेबल होंगे जब आप उसकी पेमेंट कर दो, उसका लाइसेंस ले लो। मोरओवर ओनली द ओनर हैज द राइट टू चेंज और सेल द सॉफ्टवेयर। आप चेंजेस उसमें फिर भी नहीं कर सकते चाहे आपने पेमेंट कर दी हो। ठीक है, द ऑनर तो कोई भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई डेवलपर, कोई कंपनी, कुछ भी हो सकता है, और जितने सारे के सारे राइट्स होंगे वो उसी के पास होंगे जिसने वो सॉफ्टवेयर बनाया है। उन्हीं का, और जो डेवलपर या ऑनर या क्रिएटर होंगे उन्हीं के पास फ्रीडम या राइट्स होंगे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, यूज कैसे करना है। ठीक है, कॉपी इसको आप नहीं कर सकते, और इसका जो सोर्स कोड होता है आर नॉट शेयर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका सोर्स कोड आपको अवेलेबल नहीं होता। इफ एनीवन वांट्स टू यूज द प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, उसका लाइसेंस परचेज करो ऑनर से सॉफ्टवेयर यूज करने का, और इसका जो सोर्स कोड है वो आपको विजिबल नहीं रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल में आपका विंडोज हो गया, MS ऑफिस हो गया, एडोब फोटोशॉप हो गया, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ योर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। लास्ट हमारे पास आता है शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। अब शेयरवेयर सॉफ्टवेयर आपने कुछ देखा होगा, कुछ सॉफ्टवेयर आपके ट्रायल बेसिस पर होते हैं, 15 डेज या 30 डेज यूज करो और फिर उसका सब्सक्रिप्शन परचेज करो। ठीक है, या कुछ सॉफ्टवेयर आपने देखा होगा,
कुछ फीचर्स जो है वो आफ्टर प्रो वर्जन हम लोगों को अवेलेबल होते हैं। मीन्स जो आपका फ्री वर्जन है वो लिमिटेड फंक्शनैलिटी दे रहा है, बट फुल परचेज करना तो मुझे उसका वो परचेज करना पड़ेगा। सो शेयरवेयर इज अ टाइप ऑफ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर that is initially shared by the owner for trial use at little or no cost. Initially तो वो ट्रायल बेसिस पर उसको यूज मीन्स रिलीज कर देते हैं, शेयर कर देते हैं। और उन सॉफ्टवेयर में लिमिटेड फंक्शनैलिटी, जो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं जो ट्रायल बेसिस पर मिलते हैं, उनकी लिमिटेड फंक्शनैलिटी रहती है। सारे फीचर्स आपको बहुत कम होते हैं जो सारे फीचर्स आपको ट्रायल वर्जन में दे दें, ऐसे बहुत कम होते हैं। ठीक है, Once the software has often the software has limited functionality or incomplete documentation until the user sends payment to the software developer. जब उसकी पेमेंट कर देते हैं तब वो आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, इसका भी सोर्स कोड वगैरह अवेलेबल नहीं होता तो चेंजेस करना तो दूर की बात। These are some examples of your shareware software: WinZip, Fireball, Adobe Acrobat 8 Professional. Right? चलिए, सो यहाँ तक हमारा जो सॉफ्टवेयर से ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज साइबर क्राइम। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज साइबर क्राइम। अब देखो, इस क्राइम वर्ड से यूर फेमिलियर, कोई भी अपराध करना, ठीक है, किसी को नुकसान पहुंचाना, कुछ चोरी करना, ऑल दीज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्राइम। अब साइबर क्राइम का मतलब क्या है कि अगर मैं ये सब जो क्राइम है वो रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, डिजिटल वर्ल्ड के अराउंड है, तो वो आपका किसके अंडर आता है? साइबर क्राइम। नाउ सी द डेफिनेशन आती, देखो पुलिस का सायरन भी बज गया है ना। साइबर क्राइम इज डिफाइंड एज अ क्राइम इन विच कंप्यूटर इज द मीडियम ऑफ क्राइम, जिसमें आपका कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सब चीजें यूज हो रही है क्राइम को करने के लिए। लाइक किसी ने आपका सिस्टम हैक कर लिया, कोई फिशिंग का केस हो गया, स्पैमिंग मेल्स हो गए, स्पैम मेल्स, और कंप्यूटर इज यूज एज अ टूल टू कमिट क्राइम। ठीक है, तो वो आपका सारा का सारा किसके अंडर आता है? साइबर क्राइम। जो आपके साइबर क्रिमिनल होते हैं, जो ये काम कर रहे होते हैं, अटैक्स अ कंप्यूटर। अब अटैक्स अ कंप्यूटर का मतलब ये नहीं है कि अपना कुछ भी हथियार, हथौड़ा उठाया और लगा अटैक करा कंप्यूटर पर, नो। ठीक है, द साइबर क्रिमिनल अटैक्स अ कंप्यूटर मीन्स आपके जो कंप्यूटर में आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, उसको ये स्टील करते हैं। ठीक है, और डिसेबल और डैमेज डेटा और सर्विसेज, जो आपका डेटा हो गया, आपका काफी सारे इंपॉर्टेंट डेटा है, सर्विसेज है, उनको या तो डैमेज कर देगा या फिर वो डिसेबल कर देंगे, बंद कर देंगे। और जो आपके साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो वायरस भी आपके सिस्टम में स्प्रेड कर सकते हैं, मालवेयर्स हो गए, आपका जो प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल डेटा उन सबको वो स्टील करते हैं। नाउ सी व्हाट इज कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं? बेसिकली देखो, सपोज करो मैंने कुछ लाइन्स ऑफ कोड लिखा, राइट। अब मैं जैसे सपोज करो आपने कोई अपना स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट किया, फिर कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, आपने उसको इंस्टॉल कर रहे हो और उसमें मैंने अपनी वायरस वाली स्क्रिप्ट भी लगा दी थी। तो जैसे ही आप अपना सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करोगे, बैकएंड पर बैकग्राउंड में वो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी, उसमें जो भी वायरस थे, मीन्स जो आपका जिससे आपका जो सिस्टम है वो करप्ट हो सकता है, डैमेज हो सकता है, वो एग्जीक्यूट हो जाए, राइट। और बेसिकली आपका जो कंप्यूटर वायरस है होता क्या, मीन्स अपने आप की एक मल्टीपल कॉपीज बना लेता है और आपके सिस्टम में जितना भी डेटा सारा का सारा वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अ कंप्यूटर वायरस इज सम लाइन्स ऑफ मैलिशियस कोड। ठीक है, एज सच वायरस कोई ऐसा नहीं दिखता है कि कीड़ा, एक आपका मैलिशियस लाइन ऑफ कोड होता है, राइट, दैट कैन कॉपी इटसेल्फ एंड कैन हैव डिटर्मिनल इफेक्ट ऑन द कंप्यूटर्स बाय डिस्ट्रॉइंग डेटा और करप्टिंग द सिस्टम। आपके डेटा को डिस्ट्रॉय कर देगा, आपके सिस्टम को करप्ट कर देगा, राइट। नेक्स्ट मेरे पास आता है मालवेयर। मालवेयर क्या होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर हम लोग डिजाइन करते हैं टू स्पेसिफिकली गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम, कि आपके सिस्टम को वो अनऑथराइज्ड वे में उसका एक्सेस ले ले। नाउ वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम: हैकिंग, फिशिंग एंड फ्रॉड ईमेल और रैनसमवेयर, राइट। 3 टाइप के 3 कैटेगरीज है मेरे पास साइबर क्राइम की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैकिंग की। वर्ड सबने सुना, हैकिंग, ठीक है। अब हैकिंग का मतलब क्या होता है कि आपके सिस्टम को हैक करना, राइट। अब देखो, इसमें भी काफी बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई हैकिंग करना गलत बात है, सोचते हो कि उसने मेरा सिस्टम हैक कर लिया, ठीक है। अब हैकिंग अच्छी फॉर्म में भी हो सकती है, गलत फॉर्म में भी हो सकती है, ये हम इसमें बेसिकली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सी द डेफिनेशन। हैकिंग इज द एक्ट ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर। अनऑथराइज्ड एक्सेस का मतलब क्या है कि सपोज दिस इज माय लैपटॉप और मैंने इसका एक्सेस किसी को नहीं दे रखा, लेट्स सपोज, ठीक है, मेरे अलावा इसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता। या सपोज माय सिस्टर
आई हैव अलाउड हर टू एक्सेस दिस लैपटॉप। तो मैं और माई सिस्टर वो आपके ऑथराइज्ड यूजर होंगे इस लैपटॉप के लिए। अनऑथराइज्ड मीन्स जिसको इस सिस्टम को एक्सेस करने की परमिशन नहीं है। तो हैकिंग क्या है? जो आपका अनऑथराइज्ड एक्सेस मीन्स जिसको परमिशन नहीं है वो एक्सेस कर रहे हैं कंप्यूटर को। और हैकर्स यूजुअली हैव टेक्निकल एक्सपर्टाइज ऑफ द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर। ऑब्वियसली देखो आप इतना बड़ा वो काम कर रहे हैं, सिस्टम को हैक कर रहे हैं, नेटवर्क को हैक कर रहे हैं, तो टेक्निकल एक्सपर्ट तो वो होंगे हार्डवेयर के भी और सॉफ्टवेयर के भी। दे लुक फॉर बग्स टू एक्सप्लॉइट एंड ब्रेक इनटू द सिस्टम। वो बेसिकली क्या करते हैं कि वो लूप होल ढूंढते हैं कि इसमें ये सिस्टम बना है, कहाँ पर क्या एक मिस्टेक इन्होंने कर दी होगी। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने कोई एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, आपने अपना प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है। अब अगर आपने उस प्रोजेक्ट को बनाया है ना, तो फॉर एग्जाम्पल कि आपने कहीं ना कहीं किसी भी एक पॉइंट पर लूप होल छोड़ दिया कि अगर मैं सपोज कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई मैं वैल्यू गलत एंटर कर रही हूँ, ठीक है, तो उस केस में वो दिक्कत कर रहा है। अभी आपको पता है, अब जो हैकर होगा अगर वो लूप होल उसको भी पता लग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, राइट। सो बेसिकली आपके करते हैं कि हैकर्स आपका जो भी सॉफ्टवेयर होगा उसमें वो बग्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, कोई लूप होल है या नहीं है। जहाँ उनको मिल गया बस फिर उनका काम होता है, राइट। अब वैसे देखो हैकिंग हमारे पास जो हैकर्स होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, व्हाइट हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स और ग्रे हैट हैकर्स, राइट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाइट हैट हैकर्स। व्हाइट और ब्लैक नेम से क्लियर है। व्हाइट मीन्स शांत स्वभाव के, तो व्हाइट कलर मेरा अच्छी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, पीस को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। ब्लैक हैट हैकर्स मीन्स जो बुरे कामों वाले होंगे। नेम से ही आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगी, राइट। सो पहले हम कर रहे हैं हमारा व्हाइट हैट हैकर्स। हैकिंग व्हेन डन विद अ पॉजिटिव इंटेंट इज कॉल्ड एथिकल हैकिंग। अब देखो जितने भी कोर्सेज आपने देखे होंगे ना हैकिंग के, उनके आगे एथिकल वर्ड जरूर लिखा होगा, ठीक है। सॉरी। अब देखो, अब आप सोचोगे कि अगर मैं किसी का सिस्टम हैक कर रहा हूँ तो वो गुड पर्पस के लिए कैसे होगा। जरूरी तो नहीं है कि सारे के सारे काम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किए जाएं, ठीक है। सपोज गवर्नमेंट ने कोई एक वेबसाइट बनाई या मैंने अपने कोई एक वेबसाइट बनाई, मैंने एथिकल हैकर को हायर किया, व्हाइट हैट हैकर को, कि इसमें कोई लूप होल ढूंढो, जो भी अगर तुम्हें लगे कि बग है, कोई लूप होल है, मुझे बता देना, जो भी वल्नरेबिलिटी होगी आई विल करेक्ट दैट, ठीक है। तो मेरे बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं तो वो आपके व्हाइट हैट हैकर होंगे, गुड इंटेंशन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। हैकिंग व्हेन डन विद अ पॉजिटिव इंटेंट इज कॉल्ड एथिकल हैकिंग. Such ethical hackers are known as the white hat hackers. They are specialists in exploring any vulnerability or loophole by during testing of the software. सॉफ्टवेयर के भी काफी सारे फेजेस होते हैं, उसमें हमारे पास एक आता है टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। तो जब सॉफ्टवेयर को हम टेस्ट कर रहे होते हैं सारे केसेस पर, तो वहां पर हम अपना व्हाइट हैट हैकर्स को बुलाएंगे और कहेंगे कि जो भी वल्नरेबिलिटी, कोई भी लूपहोल दिखे तो वो बता दो। तो दे हेल्प इन इम्प्रूविंग द सिक्योरिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर। अब नेक्स्ट मेरे पास आते हैं ब्लैक हैट हैकर्स, ठीक है। ब्लैक हैट हैकर्स मीन्स जो बुरे काम करते हैं। नॉन एथिकल हैकर, वो एथिकल थे, ये नॉन एथिकल है। इज द वन हु ट्राइज टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर इन ऑर्डर टू स्टील सेंसिटिव डेटा। इनका इंटेंशन क्या रहता है? विद द इंटेंट टू डैमेज और ब्रिंग डाउन सिस्टम, ठीक है, कि आपके सिस्टम को किस तरीके से डैमेज करना है, ये इनका मेन काम रहता है। दे आर कॉल्ड ब्लैक हैट हैकर्स, या फिर आप कह सकते हो क्रैकर्स, राइट। देयर प्राइमरी फोकस इज ऑन सिक्योरिटी क्रैकिंग एंड डेटा स्टीलिंग। जो आपके ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं उनका मेन टारगेट क्या रहता है? आपके सिस्टम का जो भी सिक्योरिटी है उसको क्रैक करना, डेटा को स्टील करना। बेसिकली उन्होंने जो हैकिंग में सीखा है, हैकिंग का जो कोर्स उन्होंने लिया होगा, उसमें जो उन्होंने सीखा है ना, अपने स्किल का वो मिस यूज कर रहे हैं, गलत यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो दे यूज देयर स्किल तो उनके पास है, बट फॉर इलीगल और मेलिशियस पर्पस, ठीक है। तो ऐसी स्किल भी किस काम की कि अगर वो गलत मीन्स उसका मिस यूज कर रहे हैं ना। सॉरी। सच हैकर्स ट्राई टू ब्रेक थ्रू सिस्टम सिक्योरिटीज फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट, मॉनिटरी गेन कर लेंगे, आपका कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उसको क्या कर देंगे, लीक कर देंगे, राइट। नेक्स्ट कैटेगरी मेरे पास आती है फिशिंग एंड फ्रॉड ईमेल्स, ठीक है। अब देखो फिशिंग क्या होता है, पहले मैं आपको एग्जांपल की फॉर्म में बताऊंगी, फिर हम डेफिनेशन पर आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास मेल आया कि आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो सपोज किसी ने हैक कर लिया, या फिर ठीक है, या फिर आ सकता है कि आपका जो फेसबुक अकाउंट है अगर आप चाहते हो, या फिर आपका जो फोन नंबर अगर आप चाहते हो कि वो एक्टिवेट रहे, तो क्लिक ऑन दिस लिंक टू एक्टिवेट, या फिर वो एक्टिवेट रहे, ठीक है। तो आपने क्या किया, उस लिंक पर क्लिक करा,
अब एक वेबसाइट ओपन है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना किस तरीके से कर रहे हैं। आपके पास एक मेल आया, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप विद इन 1 आवर और विद इन 2 आवर्स आप लोग चाहते हो कि अगर आपका फेसबुक अकाउंट एक्टिव रहे तो इस लिंक पर क्लिक करके अपना कोई भी जो फर्दर स्टेप्स है परफॉर्म करवा लेंगे, ठीक है, नहीं तो आपका अकाउंट बाद में डीएक्टिवेट हो जाएगा। ये मेल आया। अब आपने क्या किया, हड़बड़ी में किया, अरे 2 घंटे बाद मेरा अकाउंट तो बंद हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो आपने उस लिंक पर क्लिक करा कि चलो देखते हैं इस लिंक पर क्या है, और जैसे ही आपने इस लिंक पर क्लिक किया आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो गई facebook.com की। देन उस पर लिखा होता है कि अपना यूजर नेम, पासवर्ड, जो उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो एंटर करो, फिर आपका अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। आपने वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करी, आपने क्लिक कर दिया नाउ एक्टिवेट माय अकाउंट, और जैसे ही आपने किया बस हो गया सारा काम। दैट मीन्स कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन डाली थी वो उसके पास पहुंच गई, ठीक है। एंड यू नो व्हाट, की जो वेबसाइट ओपन हुई है ना, ये एक्चुअल facebook.com की वेबसाइट नहीं थी, ये उसके जैसी हूबहू दिखने वाली दूसरी वेबसाइट थी, ठीक है। सो बेसिकली इसमें स्पैमर्स करते क्या है कि मैंने सपोज एक वेबसाइट बनाई जो बिल्कुल हूबहू उसी की जैसी दिखती है, उसका लिंक मैं भेजूंगी, ठीक है। उसका जो इवन URL है उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस होगा। लाइक मैंने फेसबुक में FACEE लिख दिया कि आपको कुछ समझ में ही ना आए, या ई के ऊपर मैंने इस तरीके से लगा दिया, फेसबुक बना दिया, थोड़ा सा कहीं पर उसमें मॉडिफिकेशन कर दी URL में, ठीक है। जो उसका स्ट्रक्चर है, लेआउट है, मैंने एज इट इज बना दिया, राइट। तो आपका जो भी सारा का सारा सेंसिटिव डेटा उन्होंने कलेक्ट कर लिया। तो अगर आपके पास ऐसा कोई ईमेल आता भी, आपको चेक भी करना है, सो डोंट क्लिक ऑन एनी लिंक, सिंपल URL में जो आपका ऑथेंटिक वेबसाइट है उसका जो URL है वो टाइप करो, राइट। Phishing is an unlawful activity where fake websites or emails that look original or authentic are presented to the user, ठीक है। फेक वेबसाइट बनाई, that look original, दिखेगी ओरिजिनल हूबहू उसी के जैसी, और ऑथेंटिक आपको लगेगा हाँ भाई ठीक है जेन्युइन वेबसाइट है, are presented to the user, वो आपको दिखाई जाएगी। टू फ्रॉडेंटली कलेक्ट सेंसिटिव एंड पर्सनल डिटेल, जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स होंगी, और यूजर नेम, पासवर्ड, बैंकिंग डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, वो सारे के सारा डेटा वो आपसे एंटर करवा करके वो अपने पास मंगवा लेंगे, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फिशिंग का कंसेप्ट, ठीक है। अलर्ट, स्कैम अलर्ट। द मोस्ट कॉमन फिशिंग मेथड इज थ्रू ईमेल स्पूफिंग, ईमेल्स के थ्रू होते हैं बेसिकली, आपके पास बहुत सारे भर के ईमेल्स आएंगे, ठीक है, वेयर अ फेक और फोर्ज्ड ईमेल एड्रेस इज यूज्ड एंड यूजर प्रिज्यूम्स इट टू बी फ्रॉम एन ऑथेंटिक। आपको लगता है कि हाँ ओरिजिनल आपको फेसबुक से ही मेल आया है, बट ऐसा नहीं होता है, राइट। So you might get an email from an address that looks similar to your bank or educational institution, similar होगा but exact similar नहीं होगा, ठीक है, asking for your information, but if you look carefully, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो you will see their URL address is fake, कहीं ना कहीं कुछ स्पेलिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर मिलेगी, right। So they will often use logos of original, obviously original logo वो use करते हैं, making them difficult to detect from the real, right। But since now you are computer students, now you are alert mode अब आपका ऑन हो चुका है, तो दैट मीन्स आप इस सब के बारे में सतर्क रहेंगे, ठीक है। इवन जो आप लोगों के वो लॉटरी वाले मेल्स आते हैं उसमें भी हमें नहीं फंसना चाहिए, राइट। इवन मेरे को एक केस याद है, तो नेम सुना होगा आपने, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें जो आपके मिस्टर भीड़े हैं उनके पास भी एक बार ऐसा मेल आया था कि आपकी लॉटरी लग गई है, उनसे उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स में पैसे मांगे थे, और इवन बीइंग अ टीचर उनसे मिस्टेक हो गई तो उन्होंने काफ़ी सारे वो पैसे इवन वहाँ पर भेज भी दिए थे। फिर बाद में जाकर के उनको समझ में आया कि इन्होंने तो काफ़ी lakhs of rupees मंगा लिए हैं, और फिर उनको समझ में आया कि अरे ये तो उनके साथ फ्रॉड होगा, ठीक है। सो देखो एज अ ह्यूमन बीइंग ये काफ़ी होता है, मीन्स आप लोगों को इसके लिए अलर्ट मोड में रहना है, हड़बड़ी में जल्दीबाजी में कभी किसी लिंक पर क्लिक नहीं करना, ठीक है। आपको लगता है कि कोई आपको फ्री में 1 लाख इतने 1 करोड़ की लॉटरी देगा, बट जब मार्केट में जाओगे फ्री में आपको आजकल वो पानी की बॉटल आती है, पानी भी कोई फ्री में नहीं पिलाता, ठीक है। हाँ नो डाउट कई जगहों पर है, बट काफ़ी जगहों पर वो पैसे देकर भी मिलता है, राइट। सो ऑब्वियसली आपको अपना जो माइंडसेट है वो प्रॉपर अलर्ट मोड में रखना है, ठीक है। हड़बड़ाहट में ऐसे कोई भी किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना है, अपनी कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन किसी को सबमिट नहीं करना। नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास आता है आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी मीन्स आपकी अपनी खुद की आइडेंटिटी है, थेफ्ट मीन्स उसको कोई चुरा रहा है। अब आपकी कोई आइडेंटिटी चुरा कर कोई आपकी तरफ से कोई काम करे उसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट। A user's identifiable
पर्सनल डेटा लाइक डेमोग्राफिक डिटेल्स होगी, आपकी ईमेल आईडी होगी, बैंकिंग डिटेल्स होगी, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार नंबर, वेरियस पर्सनल डेटा आर स्टोलन and misused by the hacker on behalf of the victim. This is one type of phishing attack. Phishing attack में भी बेसिकली हो तो यही रहा है कि आपकी अपनी सारी की सारी डिटेल्स वो चुरा रहे हैं. आइडेंटिटी थेफ्ट में भी वो यही कर रहे हैं. वेयर इंटेंशन इज लार्जली फॉर मॉनिटरी गेन, वहां पर वो मॉनिटरी पर्पस के लिए होती है, राइट. नेक्स्ट मेरे पास आता है रैंसमवेयर. रैंसमवेयर आपने सुना भी होगा. रैंसम समझते हो क्या होता है? फिरौती वर्ड तो सुना होगा, ठीक है, कि ये इसको हमने किडनैप कर लिया, इतनी रैंसम अमाउंट दे दीजिए, फिर हम इसको छोड़ देंगे, ऐसा सुना है ना. तो यही आपका रैंसमवेयर है. दिस इज अनदर काइंड ऑफ साइबर क्राइम है वेयर द अटैकर गेन्स एक्सेस टू द कंप्यूटर. आपके कंप्यूटर, जो आपका अटैकर होगा उसने आपके कंप्यूटर सिस्टम पे एक्सेस गेन कर लिया एंड ब्लॉक्स द यूजर फ्रॉम एक्सेसिंग. अब मैं उस अपने सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पा रही हूँ, यूजली बाय एनक्रिप्टिंग द डेटा. उसने मेरे सारा का सारा जो डेटा था वो एनक्रिप्ट कर दिया. नाउ आई एम नॉट एबल टू एक्सेस और यूज माई सिस्टम, ठीक है. अब मेरे पास क्या आता है? अटैकर मुझे क्या करेगा? ब्लैकमेल करेगा टू पे फॉर गेटिंग एक्सेस टू द डेटा, कि अगर आपको अपने डेटा को एक्सेस करना है तो मुझे क्या दे दो? रैंसम अमाउंट दे दो, कुछ पे कर दो. और sometimes threatens to publish personal and sensitive information or photographs unless a ransom is paid. फिर कहते हैं कि अगर आपने रैंसम अमाउंट पे नहीं किया तो आपकी जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, फोटोग्राफ्स है, सेंसिटिव डेटा है, वो सारा का सारा हम उसको लीक कर देंगे, पब्लिकली कर देंगे, राइट. सो ये आपका था रैंसमवेयर. Ransomware can get downloaded when the users visit. अगर आप किसी अनसिक्योर वेबसाइट पर, अनऑथेंटिक वेबसाइट पर विजिट करोगे या कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट से अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो तो ये हो सकता है वहां से आपका आ जाए. सम ransomwares are sent as email attachment, जो आपके स्पैम मेल्स आते हैं वहां पर भी हो सकता है. और आपको जो काफी सारे इंटरनेट पर जब आप कुछ भी सर्च करते हो पॉपअप्स दिखते हैं, एडवर्टीजमेंट्स दिखती हैं, आपको उन पर अननेसेसरी क्लिक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वहां से भी आपके सिस्टम में वायरस आ सकते हैं. नेक्स्ट है कॉम्बैटिंग एंड प्रिवेंटिंग साइबर क्राइम. अब तक तो बहुत हो गया. साइबर क्राइम क्या है? हमारी आइडेंटिटी थेफ्ट हो रही है, हमारी पर्सनल डेटा पब्लिक हो रहा है, स्टील हो रहा है, हमारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन स्टील हो रही है. अब हम देखेंगे कि इसको मुझे प्रिवेंट कैसे करना है. अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अपना जो डेटा है उसका रेगुलर बैकअप लेकर के रखना है. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, उसको टाइम टू टाइम अपडेट रखना है, सो दैट आपके जो भी वो सिक्योरिटी पैचेस हैं, जो न्यू अपडेट्स आ रही हैं वो आपके में ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाए. अवॉइड इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर. और एंटीवायरस भी बढ़िया वाला इंस्टॉल करना चाहिए. जो फ्री वाले होते हैं वो इतने वर्क आपके नहीं करते, ठीक है. नेक्स्ट इज अवॉइड इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर. जो आपके पायरेटेड सॉफ्टवेयर है उसको मुझे इंस्टॉल नहीं करना चाहिए. अगर कोई पेमेंट वाला है, कोई लाइसेंस परचेज करना है, लाइसेंस पेमेंट करो, लाइसेंस परचेज करो और यूज करो, ठीक है. ऑलवेज डाउनलोड सॉफ्टवेयर फ्रॉम नॉन एंड सिक्योर साइट्स. जिन वेबसाइट्स पर आप ट्रस्ट करते हो, जो आपकी ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं, वहीं से आपको अपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है. आपको कोई भी जो अनट्रस्टेड वेबसाइट है वहां पर विजिट नहीं करना है, वहां से कोई फाइल डाउनलोड नहीं करनी है. आपका जो पासवर्ड है मेक श्योर वो स्ट्रॉन्ग हो, कॉम्बिनेशन ऑफ अपर केस कैरेक्टर्स, लोअर केस कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, डिजिट्स, ये सारी चीजें हों. और आपने अगर काफी सारी वेबसाइट्स पर अकाउंट बना रखा है तो मेक श्योर सबका पासवर्ड सेम ना हो. फॉर एन अननोन साइट डू नॉट एग्री टू यूज कुकीज. अगर आप किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं, आपके पास मैसेज आता है एक्सेप्ट कुकीज, अलाउ, डिनाई, तो उसको आपको एक्सेप्ट या एग्री करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. While using someone else computer, do not allow browser to. अगर आप किसी और का कंप्यूटर यूज करें तो मेक श्योर वहाँ पर आप अपने आईडीज के या अपने जो भी वेबसाइट में अकाउंट है उसके पासवर्ड वहाँ पर सेव ना करें. डोंट अलाउ ब्राउजर टू सेव पासवर्ड. ऑटोफिल डेटा का ऑप्शन भी ऑफ कर दीजिए. एंड ट्राउड टू ब्राउज इन योर प्राइवेट, जो आपका इनकॉग्निटो मोड होता है वहाँ पर आप अपना कुछ भी सर्च कर सकते हैं. परफॉर्म ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस like shopping, ticketing and other such services only through well known और secure site. और जब भी आप कहीं पर पेमेंट करें तो मेक श्योर आपका जो प्रोटोकॉल है HTTPS होना चाहिए, वो आपका सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोवाइड करता है, राइट. नेक्स्ट मेरे पास आता है साइबर बुलिंग. अब देखो बुली का मतलब क्या होता है? किसी को परेशान करना. अब अगर मैं ये जो साइबर कर रही हूँ, साइबर मीन्स रिलेटेड टू इंटरनेट हो गया. अगर मैं इंटरनेट पर किसी को डिजिटल वर्ल्ड में परेशान कर रही हूँ, बुली कर रही हूँ, वो आपका किसके अंडर आता है? साइबर बुलिंग.
सो साइबर बुलिंग इंक्लूड्स अगर आप किसी को सेंड, पोस्ट और शेयर नेगेटिव, हार्मफुल, फॉल्स और मीन कंटेंट अबाउट समवन एल्स, ठीक है। अगर आप उसके बारे में कुछ गलत बोल रहे हो, कुछ गलत पोस्ट कर रहे हो, किसी के बारे में कुछ गलत कमेंट कर रहे हो, कुछ हेरेसमेंट कर रहे हो, तो ये सारे के सारे किसके अंडर आते हैं? साइबर बुलिंग। इट कैन इंक्लूड शेयरिंग पर्सनल और प्राइवेट इंफॉर्मेशन अबाउट समवन एल्स कॉजिंग एम्बैरेसमेंट और ह्यूमिलिएशन। अब देखो साइबर बुलिंग के अंडर क्या क्या आता है? पोस्टिंग एनी काइंड ऑफ ह्यूमिलिएटिंग कंटेंट अबाउट द विक्टिम। अगर आप किसी के बारे में कुछ ह्यूमिलिएटिंग कंटेंट पोस्ट कर रहे हो जो उसको अच्छा नहीं लग रहा है। हैकिंग द विक्टिम्स अकाउंट, अगर आपका जो विक्टिम है उसके अकाउंट को आपने हैक कर लिया है। सेंडिंग और पोस्टिंग वल्गर मैसेजेस ऑनलाइन, अगर आप उसको कुछ गलत मैसेजेस सेंड कर रहे हो। स्टॉकिंग बाय मीन्स ऑफ कॉल्स और मैसेजेस, स्टॉकिंग मीन्स किसी पर नजर रखना, स्पाई करना। थ्रेट्स ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी, तो ये सारे के सारे आपके किसके अंडर आते हैं? साइबर बुलिंग के अंदर। एंड मेक श्योर कि आप लोग फॉलो कर रहे हो हमारा बुली फ्री जोन, किसी को भी आपने बुली नहीं करना। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास छोटा सा आता है इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, दैट इज IT एक्ट। अब देखो ये IT एक्ट है क्या? बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में आया था सबसे पहले। इज अ लीगल फ्रेमवर्क इन इंडिया दैट डील्स विद इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड साइबर क्राइम, ठीक है। जो भी आपका साइबर क्राइम होता है, ई कॉमर्स रिलेटेड कुछ भी डीलिंग करनी हो, सारा का सारा हमारा जो लॉज है वो सारे किसमें है? IT एक्ट के अंडर आते हैं। तो जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बनाया था 2000 में, ऑल्सो नोन एज IT एक्ट। 2008 में इसमें काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स की गई। अमेंडमेंट में चेंजेस किए गए, कुछ न्यू लॉज और कुछ न्यू उनके पनिशमेंट्स एड ऑन की गई। एंड प्रोवाइड्स गाइडलाइंस टू द यूजर ऑन प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ट्रांसमिट, की मीन्स आपके जो उसमें यूजर को गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई कि आपका जो डेटा है वो किस तरीके से प्रोसेस होगा, स्टोर होगा, ट्रांसफर होगा, सारा का सारा डेटा। और काफ़ी सारे स्टेट्स में अगर आप देखोगे इंडिया में हमारे पास साइबर सेल्स भी बनाए गए हैं। साइबर क्राइम को अगर आपने रिपोर्ट करना हो तो मेरे पास एक साइबर क्राइम की वेबसाइट है, यहाँ पर मैंने URL भी डाल दिया इसका, cybercrime.gov.in। अगर आपके को लगता है कि आपके साथ या आपके किसी नोन के साथ कोई साइबर क्राइम हुआ है तो आप ये वेबसाइट पर विजिट करके www.cybercrime.gov.in यहाँ पर अपना फाइल कंप्लेंट कर सकते हो। अदरवाइज इनका जो हेल्पलाइन नंबर है दैट इज 1930, यहाँ पर भी आप इनको कॉल कर सकते हो। नेक्स्ट साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, ये चीज एस्टैब्लिश करी गई थी टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स अराइजिंग फ्रॉम द साइबर क्राइम्स रिलेटेड। जितने भी डिस्प्यूट हो रहे थे उन सबको रिजॉल्व करने के लिए एक कमेटी बनाया, साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल ये बनाया गया था, एस्टैब्लिश किया था। और कौन कौन से क्राइम्स इसके अंडर आ रहे थे? कोई भी आपका जो कंप्यूटर का सोर्स डॉक्यूमेंट है उसके साथ टेम्परिंग करना, कुछ छेड़छाड़ करना, डेटा डिलीट कर देना, मॉडिफाई करना, कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लेना, किसी दूसरे का पासवर्ड यूज़ करना, सेंसिटिव या पर्सनल डेटा किसी का विदाउट देयर परमिशन हम उसको पब्लिश करेंगे, ये सारी चीज़ें उसके अंडर आती हैं, राइट। तो अब आप ये देख सकते हो कि इसके अगर हमारा जो 67A सेक्शन है उसमें क्या गया था कि अगर आप कोई इमेजेस जिसमें सेक्सुअल एक्ट हो रहा हो वो पब्लिश करते हैं तो आपको 7 years की इम्प्रिजनमेंट और 10 lakh तक का फाइन हो सकता है। फिर 67B सेक्शन आए कि अगर आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी या फिर इस तरीके से कुछ ऑफेंस करते हैं तो इसके लिए इम्प्रिजनमेंट 5 years तक हो सकता है या 10 लाख तक का आपको जुर्माना पे करना सकता है पहली बार करने पे, और दूसरी बार यही काम करने पे 7 साल की जेल और 10 लाख जुर्माना, ठीक है। सो ये सारे काफ़ी सारे आपके सेक्शंस हैं, इसको आप रीड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक आता है हमारे पास ई वेस्ट हैजार्ड्स एंड मैनेजमेंट। अब देखो वेस्ट का मतलब आप सभी को पता है क्या होता है। आप सभी के घर में देखो कुछ ना कुछ वेस्ट होता ही है, ठीक है। आपने फ्रूटी पी, उसकी बॉटल खत्म, या तो आप उसको यूज़ कर लोगे कि उसमें पानी भर के फ्रिज में रख दिया फिर पी लिया, ठीक है, या फिर आप उसका बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट में भी यूज़ कर सकते हो। बट अगर उसका आपने सोचा कि ना तो मैं उसका कुछ बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट से कुछ क्रिएट कर रही हूँ, ना मैं उसमें पानी भर के रख रही हूँ, ना मैं उसको कोई और यूज़ कर रही हूँ, तो आप क्या करोगे? उसको डस्टबिन में फेंक दोगे, ठीक है। या फिर आप उनको काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मेरे पास होते हैं जो मैं उनको रीयूज़ कर सकती हूँ, रिसाइकल कर सकती हूँ, वो चीज़ हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पर बारी आती है ई वेस्ट की, ठीक है। ई वेस्ट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो अगर आपके जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो वेस्ट हो जाएं तो क्या आप उनको भी डस्टबिन में फेंक दोगे? मैंने तो नहीं देखा कभी कि किसी का लैपटॉप खराब हो गया और आपने उसको मैनेज करने के लिए डस्टबिन में थ्रो कर दिया, नहीं होता है। मोबाइल फ़ोन खराब होते हैं, क्या डस्टबिन में फेंकते हैं? नहीं फेंकते, ठीक है। तो यही सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ई वेस्ट को हमें किस तरीके से मैनेज करना है। सबसे पहले हम इसके हैजार्ड के बारे में भी पढ़ेंगे।
First of all, just see the definition. E-waste or electronic waste includes electronic gadgets and devices that are no longer in use. वो वेस्ट जो आपके इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं या फिर जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, गैजेट्स हैं जो खराब हो गए फिलहाल, दैट आर नो लॉन्गर इन यूज, वो अभी फिलहाल आपके किसी काम के नहीं है. डिस्कार्डेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, टेलीविजन, टैबलेट्स, म्यूजिक सिस्टम, स्पीकर्स, प्रिंटर, स्कैनर constitute e-waste when they are near or end of their useful life. कि उन हर एक की देखो लाइफ तो रहती है. अब सपोज ये मेरे पास लैपटॉप है, हो सकता है 20 साल चल जाए, हो सकता है 15 साल चले, तो जब वो इतने तक पहुंच जाएगा तो वो मेरे लिए ये वेस्ट है, राइट. इम्पैक्ट ऑफ ई वेस्ट, आप देखो जो ई वेस्ट है हमारे पास, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, इनका जो इम्पैक्ट है ये एनवायरमेंट पर भी पड़ता है, एज अ ह्यूमन हम पर भी पड़ता है, ठीक है. सो अब देखो हमारे पास अगर मैं इसको, जो हमारे ई वेस्ट हैं, इसको मैं केयरलेसली थ्रो कर देती हूँ या डंप कर देती हूँ, मैंने किसी बहते पानी में डाल दिया है, मैंने किसी डंप कर दिया लैंडफिल्स में, ग्राउंड में, ठीक है, तो इसमें कुछ मेटल्स वगैरह यूज होते हैं, तो यहाँ से मेरे पास एयर, वाटर और सॉइल पोल्यूशन होने का खतरा रहता है, राइट. सो देखो जो हमारे जो हार्मफुल केमिकल्स सॉइल में जाते हैं, वहाँ से हमारे को सॉइल पोल्यूशन होगा, और जब ये केमिकल्स हमारे नेचुरल ग्राउंड वाटर में जाकर के मिल जाएंगे आपस में, तो आपको वाटर पोल्यूशन होगा, और वो पानी हम लोगों के लिए पीने के लिए भी सही नहीं होगा, एनिमल्स के लिए भी सही नहीं होगा पीने के लिए, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी भी नहीं कर पाएंगे उस पानी से. और ये सारे डस्ट पार्टिकल्स जब हवा में जाएंगे, ठीक है, मेटल्स वगैरह सब एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा, तब वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वो एयर पॉल्यूशन. सो इस तरीके से हमारे जो ई वेस्ट है वो हमारे एनवायरनमेंट को ऑब्वियसली इम्पैक्ट करता है, नेगेटिव इम्पैक्ट उस पर डालता है. अब देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ ई वेस्ट ऑन ह्यूमन, कि इसका हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट, ठीक है, ई वेस्ट का, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का नहीं, जो वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनका. वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल्स इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इज, सबसे ज्यादा क्या यूज होता है, लीड, ठीक है, मॉनिटर्स हो गए, बैटरीज हो गई. सो जब ये लीड एंटर करेगा आपका ह्यूमन बॉडी में, या तो वो फूड के थ्रू, वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू, सॉइल के थ्रू, तो आपको लीड पॉइजनिंग हो सकती है. उससे आपकी जो किडनी, ब्रेन, आपका जो नर्वस सिस्टम है, उन सबको इफेक्ट ये करता है. और कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हमारे पास मर्करी भी होता है, तो वो मर्करी से आपका जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है उसको खतरा रहता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, ब्रेन को डैमेज होने का खतरा रहता है, ब्रेन कैंसर होने के चांसेस रहते हैं. और फिर हमने देखा कि हमारा जो कैडमियम फाउंड इन सेमीकंडक्टर्स एंड रेजिस्टर्स कैन डैमेज किडनीज, लिवर्स और बोन को वो डैमेज कर सकता है, राइट. और देखो कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसा नहीं होता जिसमें आपका प्लास्टिक यूज ना हुआ, मोस्टली हर एक में कहीं ना कहीं वो प्लास्टिक यूज होता ही है. और व्हेन दिस प्लास्टिक रिएक्ट्स विद एयर एंड मॉइस्चर, तो आपका हार्मफुल केमिकल्स रिलीज होंगे, वो आपके सोलर वाटर रिसोर्सेज वहाँ पर होंगे. और व्हेन कंज्यूम्ड इट डैमेज द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, तो वो आपके जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं वो नेगेटिवली एडवर्स इम्पैक्ट वो डालेंगे. अब बात आती है मैनेजमेंट ऑफ ई वेस्ट, कि आपका जो ई वेस्ट है इसको हमें मैनेज किस तरीके से करना है. कि ना जो हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जिनका फिलहाल मेरे को कोई यूज नहीं है, कोई मेरे को उसका काम नहीं है, वो खत्म हो चुके हैं, तो मुझे उसको मैनेज क्या करना है, एक्चुअली में करना क्या है मुझे, ठीक है. सो ई वेस्ट मैनेजमेंट इज द एफिशिएंट डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट, कि आप उसको कितना एफिशिएंटली डिस्पोज कर रहे हो. ऑल्दो वी कैन नॉट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय ई वेस्ट, कम्प्लीटली तो नहीं कर सकते, स्टिल certain steps and measures have to be taken to reduce harm to humans and environment. बट इतना तो कर सकते हैं कि जो आपका कुछ स्टेप्स मैं इतना परफॉर्म कर सकती हूँ कि जो आपका ह्यूमन और एनवायरनमेंट को वो इफेक्ट डाल रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट उन पर डाल रहा है, उसको मैं काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकती हूँ. तो बेसिकली इसमें मैनेज करने के मेरे पास 3 मेथड्स हैं, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल. तो फर्स्ट मेरे पास आता है रिड्यूस. अब रिड्यूस का मतलब क्या है, we should try to reduce the generation of e-waste by purchasing the electronic or electronical devices only according to our need. Means कि जो भी आपका e-waste है उस means देखो दोबारा पढ़ो डेफिनेशन को, we should try to reduce the generation of e-waste, कि आपका जो e-waste जनरेट हो रहा है उसको रिड्यूस कर दो. वो कैसे करोगे, by purchasing the electronic devices only according to our need. जितने आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना ही परचेज करो, उससे ज़्यादा परचेज करने की ज़रूरत नहीं है. ऑल्सो दे शुड बी यूज टू देयर मैक्सिमम कैपेसिटी, जितना ज़्यादा यूज़ कर सको उतना ज़्यादा समय तक हम उसको यूज़ करेंगे. एंड डिस्कार्डेड ओनली आफ्टर द यूजफुल लाइफ हैज़ एंडेड, और जब उसकी जो लाइफ है वो कंप्लीट खत्म हो गई है तब मैं उसको वहाँ पर क्या कर दूँगी, डिस्कार्ड कर दूँगी.
गुड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऑल्सो इंक्रीजेस द लाइफ ऑफ द डिवाइसेस। अगर आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, अगर आप उसकी मेंटेनेंस अच्छे से करोगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपके जो डिवाइसेस हैं उसकी लाइफ इंक्रीज होगी, राइट। सो रिड्यूस आपको समझ में आ गया क्या हो गया कि जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपको चाहिए सिर्फ जैसे सपोज लैपटॉप है, आई नीड माउस फॉर दिस, मेरे को ये जो आपका ट्रैक पैड इस पर काम कंफर्टेबल में नहीं रहती, तो मैं क्या करूंगी, वायरलेस माउस से मेरा काम चल रहा है, तो ऐसा नहीं मैं अननेसेसरी वायर्ड माउस भी ले रही हूँ, वायरलेस भी ले रही हूँ, ठीक है, ट्रैक पैड भी ये भी यूज कर रही हूँ, राइट, माउस पैड जो हमारा है। सो मैं क्या करूंगी, जो हमारा परचेज अकॉर्डिंग टू अवर नीड मैं उसको रखूंगी। दे शुड बी यूज टू द मैक्सिमम कैपेसिटी, ऐसा नहीं है बस ले करके रख दिया, उसको मैक्सिमम कैपेसिटी के अराउंड में उसको यूज करूंगी। एंड डिस्कार्डेड ओनली आफ्टर देयर यूजफुल लाइफ हैज एंडेड, जब इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी फिर मैं इसको क्या कर दूंगी, डिस्कार्ड कर। नेक्स्ट हमारे पास आता है रीयूज। रीयूज का मतलब इट इज द प्रोसेस ऑफ रीयूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आफ्टर स्लाइट मॉडिफिकेशन, कि आप क्या करो, आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपको लगता है कि वो वेस्ट हो चुके हैं उसको रीयूज करो आफ्टर स्लाइट मॉडिफिकेशन। अगर कोई पार्ट खराब हुआ तो उसको पार्ट को रिप्लेस करा दो, ठीक करा दो, फिर उसको यूज करो, इंस्टेड के वो डिवाइस पूरा का पूरा डिस्कार्ड करके आप पूरा का पूरा सेट परचेज कर रहे हो, ठीक है। सो द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट दैट इज स्टिल फंक्शनिंग should be donated or sold to someone who is still willing to use it। किसी को डोनेट कर सकते हो जिसको उसकी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, किसी को बेच सकते हो, आपको शॉप देखते हो काफ़ी सारे आपको ये शॉप्स पर वो इजीली अवेलेबल रहते हैं कि आप उनको बेच सकते हो। द प्रोसेस ऑफ रीसेलिंग ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एट लोअर प्राइसेस इज कॉल्ड रिफर्बिशिंग। रिफर्बिशिंग तो आपने सुना होगा, अमेजन पे काफ़ी सारी आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट्स है, रिफर्बिश्ड आईफोन्स मिलते हैं, काफ़ी सारे गैजेट्स है रिफर्बिश मिलते हैं। रिफर्बिश आपको काफ़ी सस्ते रेट पर मिल जाएंगे। इसमें आपका क्या, ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक वो पुराने फोन्स को ठीक करके वो लोअर प्राइसेस पर हम उसको बेच देते हैं। नेक्स्ट आता है रिसाइकल। रिसाइकलिंग का मतलब इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इनटू समथिंग दैट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, ठीक है, उसको आप इस तरीके से कन्वर्ट करो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को सो दैट मैं उसको बार बार यूज कर सकूं इन सम और अदर मैनर। ओनली दोज प्रोडक्ट शुड बी रिसाइकल्ड दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड रिफर्बिश, और जिसका मैं ना तो रिपेयर कर सकती हूँ, ना मैं उसको रिफर्बिश कर सकती हूँ, ना मैं उसको रीयूज कर सकती हूँ, सिर्फ वही प्रोडक्ट्स को मैं रिसाइकिल करूँगी। टू प्रमोट जो आपका ये रिसाइकलिंग का कंसेप्ट है, इसको प्रमोट करने के लिए काफ़ी सारी कंपनीज हैं, एनजीओस हैं, इन्होंने डोर टू डोर पिकअप सर्विस पे प्रोवाइड की है कि जो आपके ई वेस्ट हैं उसको आपके घरों से ले जाते हैं और फिर ये उसको वहाँ पर क्या करते हैं, रिसाइकल करते हैं, राइट। सो यहाँ तक हमारा ये रिसाइकलिंग भी कंप्लीट हो गया है, आई मीन ये ई वेस्ट वाला कॉन्सेप्ट। नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक, आई थिंक यस। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक अब आता है दैट इज, कहाँ पहुँच गए हम, सॉरी फॉर दिस, ठीक है, हाँ। तो ये हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज अवेयरनेस अबाउट हेल्थ कंसर्न्स रिलेटेड टू यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी। So finally now we are at our last topic of last unit, that is awareness about health concerns related to the technology। इसमें बेसिकली हम इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं, अवेयरनेस, जागरूकता अबाउट हेल्थ कंसर्न्स रिलेटेड टू द यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी, कि जो हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, ओवर यूज़ करते हैं उसका, ये किस तरीके से मैं उसको यूज़ कर रही हूँ, उससे रिलेटेड मेरे को क्या क्या हेल्थ कंसर्न्स हो सकते हैं उसके बारे में अवेयरनेस एक टाइप का टॉपिक है ये, ठीक है। चलिए, सो सबसे पहले आपको पता है कि आपका जो है डिजिटल वर्ल्ड है, सारा काफ़ी सारा काम आजकल हमारा डिजिटल हो गया है, सारी की सारी चीज़ों में हमारा, चाहे आपका फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, हॉस्पिटल हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, कोई भी फील्ड हो गई, हर जगह आपका ये यूज़ हो रहा है टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि हम अपना जो स्क्रीन टाइम है वो हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है। आप लोग भी ये वीडियो देख रहे हो या फिर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, यहाँ पर भी हमारा स्क्रीन टाइम के आगे, स्क्रीन के आगे बैठे स्क्रीन टाइम ज़्यादा यूज़ हो रहा है, चाहे आप उसको मोबाइल से देख रहे हो, चाहे आप लैपटॉप से देख रहे हो, चाहे आप टीवी पर देख रहे हो, चाहे आप गेम खेल रहे हो, प्ले स्टेशन कर रहे हो, म्यूज़िक साउंड कुछ भी आप कर रहे हो, ठीक है, स्क्रीन टाइम आपका ज़्यादा हो रहा है। बट इंटरेक्टिंग इन एन इम्प्रॉपर पोस्चर कैन बी बैड फॉर अस बोथ फिजिकली एंड मेंटली। अगर आप हमारा जो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हम उसको यूज़ कर रहे हैं, अगर हम उसको इम्प्रॉपर पोस्चर में ठीक से नहीं बैठकर देखेंगे या ठीक से बैठकर उसका यूज़ नहीं करेंगे, हमारा पोस्चर, बॉडी पोस्चर करेक्ट नहीं होगा, तो ये हमारे को फिजिकली और मेंटली दोनों चीज़ों से इम्पेक्ट करने वाला है। Besides, spending too much time on internet can be addictive
एंड कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन अ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग। फिजिकल हेल्थ पर भी हमारा काफी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। However, these concerns can be addressed to some extent by taking care of the way we position such devices and we position our posture। कि हमारा ये जो बैड पोस्चर है इसे हम अगर चाहें तो काफ़ी हद तक अगर हम इसके बारे में अवेयर हैं तो इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हमारा बॉडी पोस्चर करेक्ट होगा, जो हमारी डिवाइस की पोजीशंस है वो करेक्ट होंगी, तो काफ़ी हद तक हमारी जो प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज है, उससे हम निपट सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो वो नहीं होंगे हमें, राइट। अब एक टर्म मेरे पास आती है एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ डिजाइनिंग और अरेंजिंग वर्क प्लेस मीन्स जहाँ पर आप बैठ करके काम करो, लाइक आई एम हैविंग चेयर, टेबल, ये मेरा वर्क प्लेस एरिया हो गया। इसको इस तरीके से डिजाइन करना या अरेंज करना, कोई फर्नीचर है, इक्विपमेंट है, सिस्टम है, सो दैट इट बिकम्स सेफ एंड कंफर्टेबल फॉर द यूजर। कि जो हमारा वर्क प्लेस एरिया जहाँ पर मैं बैठ के काम कर रही हूँ, टेबल हो गई, चेयर हो गई, नीचे फुट रेस्ट है, तो इसको इस तरीके से अरेंज करना कि मेरे लिए सेफ भी हो, प्लस मैं इसको कंफर्टेबली यूज भी कर पाऊँ, मेरा बॉडी पोस्चर इससे करेक्ट रहे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एर्गोनॉमिक्स। इस तरीके की मीन्स डिजाइन या फिर कुछ वर्क प्लेस एरिया को अरेंज करना। It helps us in reducing the strain on our bodies, including the fatigue, जो थकावट होती है, and injuries due to prolonged use। इससे क्या होगा? जो आपको काफ़ी देर तक अगर आप सिस्टम के आगे बैठे रहते हो, जो हेल्थ इश्यूज होते हैं, बैक पेन हो गया, नेक पेन हो गया, शोल्डर पेन हो गया, आई स्ट्रेन हो गया, ड्राई आइज होगी, वाटरी आइज होगी, ये सब कुछ काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। When we continuously look at the screen for watching, typing, chatting or playing games, our eyes are continuously exposed to the glare coming from the screen। ठीक है, तो उसके लिए आप एंटी ग्लेयर ग्लासेस, लाइक अब मैंने स्पेक्स पहना है, एंटी ग्लेयर ग्लासेस है इसके अंदर। ठीक है, आप टाइम टू टाइम आइज को वॉश करो, ब्लिंक करो, राइट। लुकिंग एट स्मॉल हैंड डिवाइस मेक्स इट वर्स। अगर आप फोन में घुसे हो वो ज़्यादा और भी ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, अगर आप चाहो तो अपने एलईडी पर आराम से बैठ के इस वीडियो को देख सकते हो, तो आप कोशिश करो वैसे देखो। आई स्ट्रेन इज अ सिम्पटम कॉमनली कंप्लेन्ड बाय यूजर्स ऑफ डिजिटल डिवाइसेस। अब ergonomically maintaining the viewing distance and angle along with the position can be of some help। ये पोजीशन आपको इवन एनसीईआरटी से ही लिए आप लोगों की पिक्चर जो है, इस पिक्चर में करेक्ट पोस्चर बता रहा है कि आपको किस तरीके से बैठना चाहिए। ठीक है, देखो नीचे आपके अगर पैर जमीन तक लग रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पर फुट रेस्ट का यूज कर सकते हो। ठीक है, आपकी जस्ट आंखों के सामने आपकी स्क्रीन होनी चाहिए, आपका व्यूइंग एंगल ऐसे होना चाहिए, राइट, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। रिस्ट बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, आपकी बैक बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर होनी चाहिए, नी ये बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर होनी चाहिए। एडजस्टेबल सीट हाइट होनी चाहिए जो आप चेयर ले रहे हो। लंबर सपोर्ट फॉर लोअर बैक ना, उसके लिए सपोर्ट होना चाहिए, राइट। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब देखो, अगर आप अपना बॉडी पोस्चर करेक्ट नहीं रखोगे तो इसका हेल्थ पर काफी इम्पैक्ट पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। वो क्या है? हाउ टू गेट रिड ऑफ ड्राई, वाटरिंग और इची आइज। अगर आपकी आइज में प्रॉब्लम है, इट इज बेटर टू पीरियडिकली फोकस ऑन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। आप थोड़ी दूरी मेंटेन करके बैठो एंड टेक अ ब्रेक फॉर आउटडोर एक्टिविटीज। बीच बीच में बाहर जा करके लेते रहो। ठीक है, सॉरी। बैड पोस्चर, बैक एक्स, नेक एंड शोल्डर पेन, इसको हम कैसे प्रिवेंट करेंगे? बाय अरेंजिंग द वर्क स्पेस एज रिकमेंडेड बाय द एर्गोनॉमिक्स। ठीक है, अगर आप वो पोस्चर फॉलो करोगे प्रॉपर तो आपको जो बैड पोस्चर है, बैक एक है, नेक पेन, शोल्डर पेन, ये सब नहीं होगा। ठीक है, अब देखो जिस तरीके से बैठे इसको प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर जिस तरीके से ये गर्ल यहाँ पर लैपटॉप यूज कर रही है इसको भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आपको अपना बॉडी पोस्चर करेक्ट रखना है। नेक्स्ट है ओवर यूज ऑफ कीबोर्ड्स नॉट अलाइंड एर्गोनॉमिकली कैन गिव राइज टू पेनफुल कंडीशन ऑफ रिस्ट एंड फिंगर। सी अगर आप कीबोर्ड का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो, माउस का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो, तो आपके रिस्ट में यहाँ पर बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। ठीक है, और स्ट्रेस, फिजिकल फिटीग एंड ओबेसिटी। अब आप एक ही जगह पर बैठे रहोगे तो वहाँ पर आपको ओबेसिटी भी, ओबेसिटी मीन्स मोटापा। ठीक है, और स्ट्रेस हो सकता है, फिजिकल इश्यूज काफी हो सकते हैं, right? So that's all for this unit, that is one shot of societal impact। इसी के साथ आप लोगों का जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है, एंड जो आपका कंप्लीट सिलेबस की प्लेलिस्ट है मैं आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड ऑन कर दूंगी। अदरवाइज हमारे चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन पर देख सकते हो आईपी क्लास 12
तो कंप्लीट आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। इफ़ यू वांट टू परचेज दीज नोट्स, इसका जो लिंक है वो भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड ऑन कर दूंगी। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। एंड प्लीज़ अगर आप कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहते, वैसे तो सारे टॉपिक्स कवर अप हो चुके हैं, आगे जो हमारे वीडियो होंगे मोस्ट प्रोबेबली वो दैट विल बी रिलेटेड टू सैम्पल पेपर्स। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय।